हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं मैं लाली वर्मा। और साथ ही आशा भी करती हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, प्रसन्नचित होकर अपनी परीक्षाएं दे रहे होंगे। बेटा बोर्ड एग्जाम है, कहते हैं ना कि भाई 10वीं जो है वो बेस होता है। इसकी तैयारी यदि हम कर लेते हैं जीत की, तो आगे चलकर हमारे जो भी कार्य होते हैं वो बड़े अच्छे होते हैं। 17 मार्च को आपकी हिंदी की परीक्षा है, तो मैं आशा करती हूं कि आप बहुत अच्छे से हिंदी की परीक्षा में तैयारी में जुट गए होंगे। किस तरह के प्रश्न पत्र आते हैं इसकी तैयारी हम ऑलरेडी कर चुके हैं और लेकर आई हूं आज आपके लिए कक्षा 10वीं हिंदी कोर्स से मैग्नेट ब्रेन सैंपल पेपर सॉल्यूशन फॉर बोर्ड एग्जाम पेपर नंबर 5। इससे पहले हम 4 पेपर्स पहले भी सॉल्व कर चुके हैं और आपने सुना, समझा, जाना कि प्रश्न पत्र किस तरह का आने वाला है। प्रश्न पत्र में 2 खंड होंगे, का और खा। दोनों ही खंड 40-40 अंकों के हैं, क्योंकि पेपर 80 अंक का है। 80 अंक है, 3 घंटे हैं, 15 मिनट का आपको एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा, रीडिंग टाइम। तो ये सब कुछ जानेंगे, तो बहुत ध्यानपूर्वक सुनो बेटा। जितना अभ्यास करोगे उतना आपको बहुत हेल्प मिलेगी परीक्षा में, क्योंकि हिंदी परीक्षा है, भाषा की परीक्षा है, तो पेपर में लिखना अधिक होगा। और जब लिखना अधिक होगा तो सोचने का ज्यादा टाइम नहीं रहेगा, इसलिए आपको अभ्यास करना होगा। चलिए शुरू करते हैं, बने रहना मेरे साथ शुरू से लेकर अंत तक। अभी मैंने बताया कि प्रतिदर्श प्रश्न पत्र, सैंपल पेपर और निर्धारित समय दिया है 3 घंटे। 3 घंटे और 80 नंबर। अब 80 नंबर 3 घंटे में करना है हमें पूरा कंप्लीट। साथ ही साथ 15 मिनट जो है आपको एक्स्ट्रा 15 मिनट दिए जाएंगे रीडिंग टाइम। तो वो रीडिंग टाइम में अक्सर बच्चे क्या करने लगते हैं आप लोग कि पहला प्रश्न पढ़ा और उसका उत्तर ढूंढने में लग जाते हैं, मतलब सोचने में लग जाते हैं और आगे का पेपर पढ़ते नहीं। कब 10-15 मिनट चले जाते हैं और पूरा पेपर आप नहीं पढ़ पाते हो। सो प्लीज मैं आपसे ये कहूंगी कि जो 15 मिनट आपको दिए जाएंगे उनका अच्छे से पढ़ लेना, पूरा पेपर शुरू से लेकर अंत तक। ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न रहेंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे, सब्जेक्टिव या वर्णात्मक प्रश्न रहेंगे, उनको सभी को प्रश्नों को पढ़ लेना, क्योंकि वर्णात्मक प्रश्नों में भी आंतरिक विकल्प दिए जाएंगे। आइए चलते हैं कि ये जो निर्देश हैं, सामान्य निर्देश, इनका किस तरह से आपको पालन करना है। ठीक है, पहला है, इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं, खंड का और खंड खा। ठीक है, खंड का में वस्तुपरक या वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं, जिसमें प्रश्न पत्रों के दोनों खंडों में प्रश्नों की संख्या 17 है और खंड का में कुल 10 प्रश्न हैं, खंड खा में 7 प्रश्न हैं। सभी प्रश्नों के और 10 प्रश्न जो हैं उनमें से टोटल जो प्रश्न है वो 49 हैं। 49 में से आपको 40 उप प्रश्नों के उत्तर देना है। खंड खा में 7 प्रश्न है, सभी प्रश्नों के उनके सामने जो हैं विकल्प भी दिए गए हैं, आंतरिक विकल्प कि निम्नलिखित 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 के उत्तर लिखिए। 3 अनुच्छेद दिए जाएंगे, उनमें से कोई एक अनुच्छेद करना होगा। पत्र लेखन में भी विकल्प दिया जाएगा, अनुच्छेद लेखन में भी विकल्प दिया जाएगा, संदेश लेखन, विज्ञापन लेखन, ईमेल लेखन, उन सब के बीच में विकल्प दिया जाएगा। तो जो आपका पढ़ने का समय रहेगा, रीडिंग टाइम रहेगा, उसमें आप अच्छे से पढ़ लेना प्रश्न, और जिस प्रश्न का उत्तर आप बहुत अच्छे से बेहतरीन तरीके से लिखकर आएंगे, उस प्रश्न को ही मस्तिष्क में बिठा लीजिए कि कहां से शुरू करना है और कहां तक उसका समापन करना होगा। ठीक है, ये रूपरेखा आप 15 मिनट के भीतर बना लीजिएगा, ताकि जब आप लिखना प्रारंभ करेंगे तो बहुत अच्छे से, बिल्कुल तारतम्यता के साथ एकदम लगातार आप लिखते जाएं। ये आशा करते हैं हम आपसे। अब जैसा कि हम चलते हैं पहले प्रश्न पर। खंड का बहुविकल्पी या वस्तुपरक प्रश्न है, जो 5 नंबर का है। सबसे पहला गद्यांश। तो निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित बहुविकल्पी प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर लिखिए भी दिया है यहां पर। सिर्फ ये नहीं कि जो सही उत्तर है प्रश्न पहले का उत्तर सही है तो आप सिर्फ का लिख कर आ जाएंगे, का के आगे जो शब्द या वाक्य लिखा है वो भी आपको लिख कर आना है। जैसे है, आशा से भरकर जीवन को देखो तो निराश और नकारात्मक दिखाई देने वाला जीवन का मार्ग साफ और गतिशील दिखाई देना आरंभ हो जाएगा। समझ में आया कि जब हम किसी काम को आशा के साथ करते हैं,
सकारात्मकता के साथ करते हैं तो हमें आगे का मार्ग साफ साफ दिखाई देने लगता है। यदि हम हाथ पर हाथ रखे बैठे रहेंगे तो आगे का रास्ता हमें क्लियर नहीं दिखाई देगा, साफ साफ नहीं दिखाई देगा। जैसे मान लो कहीं धुंध छाई है या कोहरा छाया रहता है, तो हम जब घर में रहे तो हम कहेंगे आज बहुत बिल्कुल धुंध छाई है, आज तो घर से निकलना असंभव है, और हम घर में बैठे रहेंगे। लेकिन जब हम घर से बाहर निकल जाएंगे और हम उस स्थान पर पहुंच जाएंगे जहां हमें रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था, तो फिर हमें वो रास्ता क्लियर होता जाता है, आगे का हम आगे की ओर बढ़ते जाते हैं। बस ये आशा, ये उम्मीद ही हमें आगे बढ़ाने का कार्य करती है। तो हर एक कार्य को करने से पहले उसे कठिन सा समझकर हार नहीं मान लेना है, प्रयास तो करना ही होगा। प्रयास सफलता की प्रथम सीढ़ी माना गया है। इसके लिए तुम्हें क्या करना होगा? इसका उत्तर है तुम्हें केवल अनंत धैर्य, विश्वास और आशा से अपनी मंजिल की ओर देखना होगा। तुम्हें यह भी ध्यान रखना होगा कि जो आज नहीं हुआ वह कल होगा, कल नहीं तो परसों अवश्य होगा। ये कैसे मान लेते हैं हम कि जो हमने आज तक नहीं किया वो हम कभी नहीं कर पाएंगे? क्यों मान लेते हैं हम? ये नहीं मानना है कि जो हमने आज तक नहीं किया है या जो हमसे आज तक नहीं हो पाया वो हम आगे भी नहीं कर पाएंगे। कर सकते हैं, करना होगा। तुम्हारे प्रयत्न निष्फल नहीं जाएंगे, बस प्रयत्न तो करना होगा, भरसक प्रयास करने होंगे। प्रतीक्षा और आशा जीवन पथ के दो ऊंचे प्रकाश स्तंभ हैं। प्रकाश, सबसे पहला प्रतीक्षा और आशा, दो ऊंचे प्रकाश स्तंभ हैं। मतलब जो प्रतीक्षा है, हमें थोड़ी सी प्रतीक्षा तो करनी होगी, तुरंत तो हमें कुछ नहीं मिलता है। और साथ ही साथ आशा, ये दो ऐसे स्तंभ हैं जो हमें आगे की ओर ले जाते हैं। चीजों को, परिस्थितियों को, अपने आसपास के व्यक्तियों को उनके अंधेरे हिस्सों की ओर से मत देखो। मतलब जो नहीं कर पा रहे हैं हम उसको लेकर बैठ जाते हैं मन में कि मैं तो ये कर ही नहीं सकता, मुझसे तो ये हो ही नहीं सकता। उसके उजाले की तरफ तो देखो कि कोशिश करना होगा, वो कार्य होकर रहेगा। ठीक है? मतलब ये क्या दिया है, फिर से मैं पढ़ती हूं कि अपने आसपास के व्यक्तियों को उनके अंधेरे हिस्सों की ओर से मत देखो, वहां से मत देखो जहां से चीजें और स्थितियां कष्टपूर्ण और प्रतिकूल प्रतीत होती हैं। साधारण सा उदाहरण, किसी को साइकिलिंग नहीं आती है, साइकिल चलाना नहीं आता या स्कूटी चलाना नहीं आता, तो वो बस ये सोचे रहता है मन में कि मुझसे स्कूटी नहीं संभलती है, मैं नहीं संभाल पाती हूँ, बस वही पक्ष देखते हैं। तो उस पक्ष को मत देखो जो नहीं हो रहा है, देखो ही मत, बस सफलता की ओर बढ़ते जाओ, कोशिश करते जाओ, प्रतीक्षा करो, वो अपने आप हो जाएगा। लेकिन हम हार मानकर बैठ जाएंगे तो कभी नहीं होगा। हर किसी के उज्जवल और प्रकाशमान पक्ष को खोजो। ऐसा कोई सा पक्ष नहीं है, ऐसा कोई सा कार्य नहीं है जिसका सिर्फ एक सिरा हो। हर एक, चाहे वो छोटे से छोटा, चाहे इतना हो या इतना हो, दोनों में एंड तो है, दोनों में साउथ नॉर्थ पोल तो है ना, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। तो हम सिर्फ एक ही पक्ष को देखकर हार क्यों मान जाते हैं कि हमसे नहीं होगा, क्योंकि ये है, करना होगा। घने कांटों के बीच खिले छोटे से फूल को प्रेम के साथ देखने से कांटे दिखाई ही नहीं देंगे। विश्वास और आस्था को स्वयं में भर लो और उसे समाज के हर वर्ग में बांटो। इसमें किसी प्रकार की कंजूसी मत करो। अर्थात समझ में आया बेटा कि घने कांटों के बीच खिले छोटे से फूल को प्रेम से देखो। अब कांटे ही कांटे नजर आ रहे हैं। बेर का पेड़ देखा है आपने? बेर, छोटा सा एक फल होता है, बेर का पेड़ देखा है? कितने कांटे होते हैं उसके तो। लेकिन जब हम बेर खाने की लालसा से या बेर खाने के उद्देश्य से उसको देखते हैं तो हमें कांटे नजर ही नहीं आते। हम बड़ी सावधानी से उस डाली को नीचे करते हैं और उसमें बेर तोड़कर खा जाते हैं, जबकि उसमें तो कांटे हैं, लेकिन हमें कांटे दिखाई ही नहीं देते। क्यों? क्योंकि हम बेर देख रहे हैं। तो इसी तरह से प्रत्येक कार्य को करने के लिए उसके उस अंधेरे वाले एरिया को या क्षेत्र को मत देखो जो नहीं हो रहा है, उस उजाले वाले क्षेत्र को देखो जो हो सकता है। समझ में आया? इसमें किसी प्रकार की कंजूसी मत करो।
जिन्हें आशा, विश्वास, सहायता, सहयोग और सांत्वना की आवश्यकता है, उन्हें बिना किसी स्वार्थ और द्वेष की भावना के इन्हें बांट दो। अब तुम देखोगे कि समाज के बीच आशा और विश्वास में वृद्धि हो रही है। धैर्य पूर्वक थोड़ा सा प्रतीक्षा करनी होगी। एकदम से कुछ नहीं मिल जाता। तुरंत ही जन्म लेकर बालक बड़ा होकर बुढ़ा नहीं हो जाता, बुजुर्ग नहीं हो जाता ना। हर चीज, हर कार्य समय मांगता है। ये तो हम मानते हैं ना कि हम बीज बोलेंगे तो तुरंत ही बीज उगकर बड़ा वृक्ष नहीं बन जाता, उसको भी समय चाहिए। हर कार्य को, रोटियां बनती हैं, रोटियां बनाने में समय लगता है। हमारे समक्ष थाली परोसी रखी हुई है, अपने आप मुंह में चला जाएगा क्या? छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन यदि हमने इन पर गौर फरमा लिया तो हम बहुत सारी समस्याओं का समाधान छोटे छोटी उदाहरणों के माध्यम से कर सकते हैं, उनकी सहायता से कर सकते हैं। ठीक है। विश्वास और आस्था को स्वयं में भर लो और उसे समाज के हर वर्ग में बांटो। इसमें किसी प्रकार की कंजूसी मत करो। जिन्हें आशा, विश्वास, सहायता, सहयोग और सांत्वना की आवश्यकता है, उन्हें बिना किसी स्वार्थ और द्वेष की भावना के इन्हें बांट दो। अब तुम देखोगे कि समाज के बीच आशा और विश्वास में वृद्धि हो रही है, और जो अंधकार वाला जो पक्ष था, जो हमारे ही मन में हमें धक्का दे रहा था पीछे की ओर, वो अपने आप चला जाएगा खुद ही पीछे, और हम उजाले की ओर आगे बढ़ते जाएंगे। चलो अब देखते हैं आप किस तरह से इनके उत्तर चयन करते हो और जानते हो। गद्यांश के आधार पर बताइए कि जीवन पथ के दो ऊंचे प्रकाश स्तंभ कौन से हैं। पहला है प्रतीक्षा और आशा, दूसरा है प्रयत्न और आशा, तीसरा है आशा और निराशा, या फिर चौथा इनमें से कोई नहीं। सबसे जो बिल्कुल प्रकाश स्तंभ जीवन के लिए, पहला का प्रतीक्षा और आशा। तो आप पूरा लिख कर आएंगे इस तरह से उत्तर। आप क्या लिखेंगे बेटा? उत्तर पहला का प्रतीक्षा और आशा, इस तरह से आपको लिख कर आना है। ठीक है। और आशा, इस तरह से आप 1 नंबर प्राप्त कर लेंगे। ठीक है। अब देखते हैं दूसरा। गद्यांश के आधार पर बताइए कि चीजों, परिस्थितियों तथा अपने आसपास के व्यक्तियों को कहां से नहीं देखना चाहिए। हाँ, का है अंधेरे हिस्सों की ओर से, खा है उजले हिस्से की ओर से, गा है निराशा से, या फिर घा इनमें से कोई नहीं। तो गद्यांश के आधार पर जो भी चीजें हैं या परिस्थितियां हैं, अपने आसपास के व्यक्तियों को कहां से नहीं देखना चाहिए, इसका भी उत्तर का ही होगा। अंधेरे हिस्सों की ओर से, जहां से कुछ दिखाई नहीं दे रहा है वहां से मत देखो, उसके उजाले पक्ष की ओर देखना होगा। तो अंधेरे हिस्से की ओर से हमें उन्हें नहीं देखना है। 2 नंबर हो गए हमारे। तीसरा है, गद्यांश के अनुसार समाज के हर वर्ग में क्या बांटने को कहा गया है। पहला, का विश्वास को, खा आस्था को, गा का और खा दोनों, या फिर घा निराशा को। क्या बांटने को कहा गया कि हर वर्ग को बांट दो, विश्वास को बांट दो, आस्था को बांट दो, अर्थात तीसरा जो गा है, का और खा दोनों, ये सही होना चाहिए। तो जब आप उत्तर तीसरे का गा लिखेंगे तो आप क्या लिख कर आएंगे? उत्तर गा, का और खा दोनों सही जवाब हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, निराश और नकारात्मक दिखाई देने वाला जीवन का मार्ग साफ और गतिशील दिखाई देना कब आरंभ हो जाता है। जो हमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, जहां धुंधला सा है, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, तो वो कब हमें दिखाई देने लगता है? का आशा से भरकर, जब हम आशा से भरे होते हैं, खा निराशा से भरकर, गा विश्वास से भरकर, और घा इनमें से कोई नहीं।
तो जब हम पूरी तरह से आशा से भरे होते हैं कि यस आई कैन डू इट, मैं कार्य कर सकता हूं, तो हमें सारा जो जीवन का मार्ग है वो गतिशील दिखाई देना आरंभ हो जाता है। हमें कुछ भी ऐसा नहीं लगता है कि ये हम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, 5वां प्रश्न, फिर हमारे 5 नंबर पक्के हो जाएंगे बेटा। प्रस्तुत गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक लिखिए। सबसे आप बहुत ये जो शीर्षक दिए हैं, बिल्कुल संभवतः ऐसा लगेगा कि हाँ ये भी हो सकता है, लेकिन हमें सर्वाधिक उपयुक्त सबसे अच्छा शीर्षक चुनना है। का प्रतीक्षा और आशा, खा स्वार्थ और द्वेष, गा निराश और नकारात्मक, घा सहायता और सहयोग। तो पहला ही इसका सही होना चाहिए। आपको क्या लगता है बेटा? प्रतीक्षा और आशा ही इसका सबसे अच्छा शीर्षक होगा, जो कि 2 पिलर्स हैं, 2 स्तंभ हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पर, जो पद्यांश हैं। तो आपकी परीक्षा में 2 पद्यांश पूछे जाएंगे। निम्नलिखित 2 पद्यांशों में से किसी एक पर आधारित बहुविकल्पी प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर लिखिए। 2 पद्यांशों में से किसी एक को आपको परीक्षा में लिख कर आना है। जब आपका रीडिंग टाइम रहेगा तो आप उसमें अच्छे से पढ़ लेना कि कौन से पद्यांश को आप समझ पा रहे हो और किस पद्यांश के आप उत्तर सही से दे पा रहे हो। ठीक है, लाल पत्थर लाल मिट्टी, लाल कंकड़ लाल बजरी, लाल फूले ढाक के वन, डांग गाती फाग कजरी, सनसनाती सांझ सूनी, वायु का कंठला खनकता, झींगुरों की खंजड़ी पर झांझ सा बीहड़ झनकता। बीच सूने में बनइये ताल का फैला अतल जल, ये कभी आए यहां पर छोड़ दमयंती दुखी नल। भूख व्याकुल ताल से ले, मछलियां भी जो पकाई, शाप के कारण जली हैं वे उछल जल में समाई। हैं तभी से सांवली सुनसान जंगल की किनारी। अब देखते हैं, प्रस्तुत काव्यांश के आधार पर बताइए कि सांझ किस प्रकार की है। का है सूनी, खा है सयानी, गा है रोती या घा गाती। तो अभी हमने देखा लाल पत्थर लाल मिट्टी, लाल कंकड़ लाल बजरी, लाल फूले ढाक के बन, डांग गाती फाग कजरी। फाग मतलब क्या है? फागुन के महीने का बताया है कि जब फागुन के महीने में प्रकृति में सुंदरता छा जाती है, चारों तरफ रंग बिरंगे फूल दिखाई देते हैं। लाल पत्थर लाल मिट्टी, लाल कंकड़ लाल बजरी, मतलब चारों तरफ। सनसनाती सांझ सूनी, सांझ को सूनी कहा है। वायु का कंठला खनकता, झींगुरों की खंजड़ी पर झांझ सा बीहड़ झनकता। ठीक है, बीच सूने में, सूने मतलब अकेला सा, सुनसान सा, सुनसान शब्द सुना होगा ना आपने। बनइये ताल का फैला अतल जल, ये कभी आए यहां पर छोड़ दमयंती दुखी नल। भूख व्याकुल ताल से ले, मछलियां भी जो पकाई, शाप के कारण जली हैं वे उछल जल में समाई, हैं तभी से सांवली सुनसान जंगल की किनारी। अब है कि प्रस्तुत काव्यांश के आधार पर बताइए कि सांझ किस प्रकार की है। सांझ मतलब क्या होता है बेटा? संध्या या शाम। ठीक है, तो प्रस्तुत काव्यांश के आधार पर बताइए कि सांझ का सूनी, खा सयानी, गा रोती या घाती। तो बिल्कुल सांझ है सूनी। अब और देखते हैं दूसरा क्या है। प्रस्तुत पंक्तियों के आधार पर बताइए कि चारों ओर के वातावरण में कौन सा रंग समाया है। का नीला, खा लाल, गा पीला या घा काला। तो चारों तरफ कैसा रंग छाया है? लाल। तो हम लिखेंगे दूसरे का उत्तर खा लाल, सही है। प्रस्तुत काव्यांश में खंजड़ी किसकी बताई गई है? खंजड़ी मतलब समझते हो, जैसे डफली होती है ना, डफली, इस तरह से। तो किसको बताया है? खंजड़ी किसको बताया? जो बजाने लगते हैं, ऐसा लग रहा है जैसे खंजड़ी बज रही है। का झींगुरों की, सांझ की, पत्थर की या मिट्टी की। तो जब झींगुर बोलते हैं तो ऐसा लग रहा है जैसे खंजड़ी बज रही है। मछलियां किस कारण जली थी?
का धूप के, खा कंकड़ के, गा शाप के, या घा इनमें से कोई नहीं। तो साफ साफ कविता में लिखा है कि शाप के कारण मछलियां जल गईं। काव्यांश के आधार पर बताइए कि जंगल की किनारी सांवली क्यों है। सांवली मतलब जानते हो? हाँ, थोड़ा सा हम जिसको कहते हैं कि ना गोरा ना काला, बीच का रंग, सांवला कलर, श्याम कलर, काला भी नहीं कह सकते उसको। तो काव्यांश के आधार पर बताना कि जंगल की किनारी जो है वो सांवली क्यों है। का जली मछलियों के जल में समाने के कारण जंगल की किनारी सांवली हो गई, या फिर खा मछलियों के पकने के कारण हो गई है, या फिर गा सनसनाती सांझ के कारण हो गई है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अब सांवली क्यों है? क्योंकि जली मछलियों के जल में समाने के कारण जंगल की किनारी सांवली हो गई है। ठीक है, जलना मतलब कालापन सा लिए हुए कुछ, तो यहां तो बिल्कुल अलग है, सब कुछ अलग है। तो आप लिखेंगे कि जली हुई मछलियों के जल के समाने के कारण उनमें वो किनारी सांवली हो गई है। हो गया हमारा काव्यांश। अब इसी के अथवा में एक और काव्यांश दिया है, वो क्या है? इन नए बसते इलाकों में, इन नए बसते इलाकों में जहां रोज बन रहे हैं नए नए मकान, मैं अक्सर रास्ता भूल जाता हूं, धोखा दे जाते हैं पुराने निशान, खोजता हूं ताकता पीपल का पेड़, खोजता हूं ढहा हुआ घर और जमीन का खाली टुकड़ा जहां से बाएं मुड़ना था मुझे। फिर 2 मकान बाद बिना रंग वाले लोहे के फाटक का घर था 1 मंजिला, और मैं हर बार एक घर के पीछे चल देता हूं, या 2 घर आगे ठकमकाता। यहां रोज कुछ बन रहा है, रोज कुछ घट रहा है, यहां स्मृति का भरोसा नहीं। तो यहां पर जो है पल पल बदलते परिवेश का वर्णन किया है इस काव्य पंक्तियों में, कि कितनी तेजी के साथ जो जैसा है प्रकृति में वो बदलता जा रहा है, बदलता जा रहा है। क्षण पल पल मतलब क्षण क्षण, जहां कुछ खाली मैदान थे, जहां कभी पीपल के पेड़ रहा करते थे, अब वो पीपल के या वृक्षों को काट दिया है और मंजिला इमारतें बनाई जा रही हैं। कवि ने यही बताया कि कितनी तेजी के साथ विकास के नाम पर प्रकृति के साथ दोहन किया जा रहा है। ठीक है, देखो, एक ही दिन में पुरानी पड़ जाती है दुनिया। हम कहने का तात्पर्य यह है कवि का कि ऐसा लगता है कि जरा सा यदि हम आगे निकल जाएं और पीछे मुड़ के देखें तो वहां सब कुछ परिवर्तन सा नजर आ जाता है, परिवर्तित सा नजर आ जाता है। जैसे वसंत का गया पतझड़ को लौटा हूं, ऐसा लगता है जैसे वसंत ऋतु में चारों तरफ हरियाली छा जाती है, सुंदर सुंदर नए फूल आ जाते हैं, और जब लौट कर आता हूं तो ऐसा लगता है पतझड़ हो गया, सब कुछ समाप्त। अब यही है उपाय कि हर दरवाजा खटखटाओ और पूछो, क्या यही है वो घर? समय बहुत कम है तुम्हारे पास, आ चला पानी ढहा आ रहा आकाश, शायद पुकार ले कोई पहचाना ऊपर से देखकर। कि अब तो रिश्तों के बीच भी दूरियां आ गई हैं, अपनों से अपनों का कोई वास्ता नहीं रहा है, सब का वास्ता इससे रह गया है कि लोग व्यवहारिक ना होकर व्यवसायिक हो गए हैं। जहां पर मुनाफा या लाभ अधिक है वहीं पर रिश्ते बन गए हैं, नहीं तो अपने रिश्ते भी दूर पहुंच गए हैं। और जहां पर लगता है कि हाँ हमारी कुछ आमदनी हो सकती है, हमारा कुछ लाभ हो सकता है, तो उनसे रिश्ते हो गए हैं। मतलब किस तरह से व्यक्ति के मन में रिश्ते, नाते, आपसी समझ धीरे 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 धूमिल हो रही है। जो पहले घर आंगन हुआ करते थे, एक दूसरे के घर की जो दीवारें थी वो मिली हुई थी, आंगन जब बच्चे खेलते थे तो पूरा गांव ही उनका घर अपना लगता था, लेकिन अब सब कुछ बदल सा गया है। प्रस्तुत काव्यांश के आधार पर बताइए कि कवि अपना रास्ता क्यों भूल जाता है। का है, रोज नए मकान बन रहे हैं। खा, भूलने की आदत है,
गा उसका मकान बदल जाता है, या फिर घा इनमें से कोई नहीं। कवि अपना रास्ता क्यों भूल जाते हैं? क्या लगता है आपको? क्योंकि रोज नए मकान बन रहे हैं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि रोज नए मकान बनना मतलब सब कुछ इमारतें 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 बनती जा रही हैं। प्रकृति की जो जगह, खाली स्थान, या कहते ना कि भाई हमारा घर वहां है जहां पर एक खाली प्लॉट पड़ा है, पता चला कि हम आए वो खाली प्लॉट है ही नहीं, ढूंढते रहे हम, घर ही नहीं मिला। हमारा घर जहां है बड़ा सा एक पेड़ खड़ा हुआ है, ठीक है, हम पहुंचे, कहाँ है, यहाँ तो कोई पेड़ नहीं, हम फिर भटक गए। तो ये सब कुछ एकदम बदलता जा रहा है। प्रस्तुत काव्यांश का मूल भाव क्या है? क्या है मूल भाव? का संसार की परिवर्तनशीलता, या फिर खा मनुष्य का भुलक्कड़ स्वभाव, या फिर गा शहरीकरण, या फिर घा ये सभी। तो कविता का जो मूल भाव है संसार की परिवर्तनशीलता, कुछ भी स्थायी नहीं है, कुछ भी हम नहीं कह सकते कि ये पूरी तरह से चिरस्थायी है, सब कुछ परिवर्तनशील है। कवि अपने घर के लिए कहां से मुड़ता है? उसने क्या बताया कि मैं वहां से मुड़ता हूं जहां का पीपल के पेड़ से, खा जमीन के खाली टुकड़े से, गा लोहे के फाटक से, या घा इनमें से कोई नहीं। तो ये तीनों ही आपकी जो काव्यांश आया है उसकी ही पंक्तियां हैं, ध्यान से देखना होगा और हमें सही उत्तर का चयन करने के लिए टिक करना होगा कि जमीन के खाली टुकड़े से कवि मुड़ता था। प्रस्तुत काव्यांश के आधार पर बताइए कि रोज क्या घट रहा है? का नित नए मकान बनते जा रहे हैं। नित नए मतलब हर दिन चलता आ रहा है, सब कुछ बदल रहा है, कुछ नहीं बचा है। जो खेत हुआ करते थे, जो जंगल हुआ करते थे, वो भी मकान या फैक्ट्रीज में परिवर्तित होते जा रहे हैं। खा पीपल का पेड़ बढ़ रहा है। रोज क्या हो रहा है? गा नए इलाके बन रहे हैं, या घा इनमें से कोई नहीं। तो कविता के अनुसार नित नए मकान बनते जा रहे हैं, मनुष्य अपना दायरा पसारता जा रहा है और प्रकृति सिकुड़ती जा रही है, सिमटती जा रही है, उसका अपना अस्तित्व एकदम सिमट गया है। ठीक है, जैसे बसंत का गया पतझड़ को लौटा हूं। पंक्ति का क्या आशय है? क्या कहना चाहते हैं कवि? का कवि वैशाख में गया भादों में आया। का खा गर्मी में गया सर्दी में आया। गा उसे लग रहा है कि वह लंबे समय बाद लौटा है, या फिर घा इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल आप अनुमान लगाइए साफ साफ सोचकर कि उसे कैसा लग रहा है कि जैसे वसंत ऋतु में गया हो, पतझड़ में मतलब जैसे कि वो बहुत ही लंबे समय के बाद लौट रहा है। स्पष्ट है? हो गए 5 नंबर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब हम आ गए हैं तीसरे प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न क्या कहता है? निर्देश अनुसार रचना के आधार पर वाक्य भेद पर आधारित 5 बहुविकल्पी प्रश्नों में से किन्हीं 4 के उत्तर लिखना है। अब रचना के आधार पर वाक्य भेद कितने होते हैं? हमने बताया था ना बेटा, रचना के आधार पर सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। सरल वाक्य जिसमें एक कर्ता एक क्रिया होगी। साधारण वाक्य मैं लिख रहा हूं, मैं हिंदी पढ़ रहा हूं, सरल वाक्य। ठीक है, अब संयुक्त वाक्य की हम बात करें तो संयुक्त वाक्य सरल वाक्यों को जोड़कर बनता है और जोड़ने के लिए योजक शब्द या समुच्चय बोधक शब्दों का यूज किया जाता है या उपयोग किया जाता है। कौन कौन से? सबसे पहले और को देखेंगे आप। जहां कहीं भी आपको पहचानने को भी आया तो आप देखो कि क्या कहीं 2 वाक्यों के बीच में और लगा है। यदि 2 वाक्यों के बीच में और लगा है मतलब संयुक्त वाक्य है। संयुक्त वाक्य 2 सरल वाक्यों को जोड़कर बनता है, अर्थात इसको तोड़ने पर सरल वाक्यों में परिवर्तित किया जा सकता है। मिश्र वाक्यों को अलग अलग तोड़ा नहीं जा सकता, स्वतंत्र वाक्यों में परिवर्तन नहीं किया जा सकता, तो ये एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। अब देखते हैं ये कि किस तरह से आप समझ पाओगे कि ये क्या है। दौड़ता हुआ बच्चा साइकिल से टकराकर गिर पड़ा। अब लिखा है इसको कि संयुक्त वाक्य में परिवर्तित कीजिए। दौड़ता हुआ बच्चा साइकिल से टकराकर गिर पड़ा, तो ये कौन सा वाक्य है? सरल वाक्य है क्या?
हाँ, तो अब इसको देखना है कि इसको हम किस तरह से संयुक्त वाक्य में बदलेंगे। तो संयुक्त वाक्य की पहली पहचान, सबसे पहली पहचान क्या है कि और, ठीक है। कहा है बच्चा दौड़ा और साइकिल से टकराकर गिर गया। खा है जैसे ही बच्चा दौड़ा वैसे ही गिर गया। गा है जब बच्चा दौड़ता है तब वह साइकिल से टकराकर गिर जाता है। और घा है उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए पहला क्यों? क्योंकि बच्चा दौड़ा अपने आप में एक वाक्य है, साइकिल से टकराकर गिर गया अपने आप में एक वाक्य है। दोनों वाक्यों को जोड़ने का काम किया जा रहा है समुच्चय बोधक या योजक शब्द और के माध्यम से, तो यही होगा संयुक्त वाक्य। चलो देख लेते हैं। बिल्कुल, बहुत ध्यानपूर्वक आप देखोगे, सुनोगे, समझोगे तो उत्तर आप सही करके आओगे बेटा। चलते हैं आगे। जो सत्य बोलते हैं उन्हें सभी प्यार करते हैं। रचना के आधार पर वाक्य भेद बताइए। अभी अभी मैंने क्या बताया था, एक बार और बता देती हूं। सरल, संयुक्त और मिश्र। सरल एक कर्ता एक क्रिया, एक कर्ता एक क्रिया, ठीक है। संयुक्त सरल वाक्यों को जोड़कर बनते हैं। से मिलकर, और सबसे पहली पहचान और, ठीक है। एवं, तथा, किंतु, परंतु ये सब इसमें आते हैं। मिश्र वाक्य एक दूसरे पर निर्भर, इनको तोड़कर सरल वाक्य में नहीं परिवर्तित किया जा सकता। अब देखो आपको स्वयं आंसर मिल जाएगा। इन्हें सरल वाक्यों में नहीं तोड़ा जा सकता, जबकि संयुक्त वाक्य को सरल वाक्यों में तोड़ा जा सकता है। नहीं तोड़ा जा सकता या नहीं बदला जा सकता, ठीक है। तो जो सत्य बोलते हैं उन्हें सभी प्यार करते हैं। अब कौन सा वाक्य है? क्या आपको लग रहा है कि ये सरल है? क्या इसमें एक कर्ता एक क्रिया है? बताओ जल्दी। नहीं, वेरी गुड। अच्छा देखो, सरल वाक्यों से मिलकर बने और एवं, क्या यहां पर आपको और एवं या तथा किंतु कुछ ऐसे वाक्य लग रहे हैं? नहीं, वेरी गुड। आप क्या लग रहा है आपको? एक दूसरे पर निर्भर है क्या? जो सत्य बोलते हैं उन्हें सभी प्यार करते हैं, एक दूसरे पर निर्भर, आश्रित, इंटरडिपेंडेंट। तो कौन सा वाक्य होगा बेटा? ये मिश्र वाक्य। देखो, यस, जो सत्य बोलते हैं, हम इसको पूर्ण विराम तो नहीं लगा सकते ना, अपने आप में ये पूर्ण वाक्य नहीं है। उन्हें सभी प्यार करते हैं, तब जाकर ये पूर्ण वाक्य बना, एक दूसरे पर निर्भरता दर्शाता है, तो मिश्र वाक्य कहलाते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से मिश्र वाक्य का चयन कीजिए। अब बहुत ध्यानपूर्वक देखना, कोई दो वाक्य ऐसे लगेंगे जैसे आप सोचेंगे कि ये मिश्र वाक्य हैं, लेकिन आप ढूंढना क्या है आपको? मिश्र वाक्य। तो आपको सभी को अच्छे से देखना है, आपको ये पहचानना है कि क्या ये सरल वाक्य है, ठीक है, क्या ये संयुक्त वाक्य है, ठीक है, क्या ये मिश्र वाक्य है। ये सब कुछ देखेंगे आप, सिर्फ मिश्र वाक्य के पीछे मत भागना, सबको देखना। कहा है तुम महान हो क्योंकि सच बोलते हो। क्या ये लग रहा है कि ये मिश्र वाक्य है? तुम महान हो अपने आप में पूर्ण वाक्य है, पूर्ण विराम लगा सकते हैं, मतलब ये तो नहीं है। अच्छे छात्र गुरु की आज्ञा मानते हैं, क्या इसमें कोई निर्भरता है? इसमें तो एक ही वाक्य है, तो ये भी नहीं है क्योंकि ये तो सरल वाक्य है। सच बोलने वाले व्यक्ति को कोई नहीं डरा सकता। सच बोलने वाले व्यक्ति को कोई नहीं डरा सकता। क्या ये कोई ऐसे वाक्य हैं जो निर्भरता दर्शा रहे हैं? हालदार साहब जीप में बैठकर चले गए, ये भी अपने आप में सरल है। तो क्या लग रहा है आपको? ओके, तुम महान हो क्योंकि सच बोलते हो। अब किसी से यदि हम कहेंगे
कि तुम महान हो। देखिए लिसन बेटा, ठीक है, सच बोलने वाले व्यक्ति को कोई नहीं डरा सकता, ये तो एक ही वाक्य है और इसमें कोई हमें नहीं लगता है कि इसमें मिश्र वाक्य हो। तो तुम महान हो, तुम महान हो, तो समझ में तो यही आएगा ना। जब हम किसी से कहेंगे वो तो महान है, तो सामने वाले क्या प्रश्न करेंगे, क्यों? क्योंकि सच बोलते हो। ठीक है, तो यहां पर इसको आप तीनों को देख लेना, पहले चारों को देखना अच्छे से, किसको आपको लगता है अच्छे छात्र गुरु की आज्ञा मानते हैं सच बोलने वाले व्यक्ति को। इसमें तो कुछ है ही नहीं, तोड़ने जोड़ने का दो वाक्य है ही नहीं, एक ही वाक्य है। हालदार साहब जी में ये भी एक ही वाक्य है, ये भी एक ही वाक्य, ये भी, हाँ इसमें दो वाक्य हैं, सच बोलते हो और तुम महान हो। तो यहां पर आ गया, इसको मिश्र वाक्य का कह दिया गया है। पिताजी ने मुझे पढ़ाकर पुलिस में भर्ती कराया, संयुक्त वाक्य में परिवर्तन करना है इसको। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि संयुक्त वाक्य की सबसे पहली पहचान क्या है, और क्या यहां कहीं और लिखा है? बताओ, पिताजी ने मुझे पढ़ाया और पुलिस में भर्ती करवाया, और है ये, तो क्या यही सही होना चाहिए? आगे पढ़ना ही नहीं है, पढ़ लेते हैं। जब पिताजी ने मुझे पढ़ाया तब पुलिस में भर्ती करवाया, मुझे पढ़ाने के बाद पिताजी ने पुलिस में भर्ती कराया, इनमें से कोई नहीं, तो ये तो नहीं, यही है, क्योंकि यहां पर और लगा है और यही सही जवाब है। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य नहीं है? मतलब 3 वाक्य संयुक्त हैं और कोई एक वाक्य संयुक्त वाक्य नहीं है। ध्यानपूर्वक देखो सबको। वर्षा होने लगी इसलिए वह देर से घर पहुंचा। दूसरा है, उसने मेहनत की और सफल हुआ। तीसरा है, सुनकर सब हताश हो गए और झुंझलाने लगे। यद्यपि वह पंडित है फिर भी हठी है। अब बताओ संयुक्त वाक्य क्या नहीं है? और तो देख ही लो आप, ये लगा है, ये लगा है, मतलब ये दोनों तो नहीं है। जैसा कि मैंने हमेशा आपको कहा है कि 2 ऑप्शंस जो गलत रहेंगे उनको तो आप तुरंत पहचान जाओगे, लेकिन बाकी के जो 2 ऑप्शंस रहेंगे उनमें काफी मतलब समानता रहेगी, उनमें आपको बहुत बुद्धिमानी से सोचना है, समझना है बेटा। तो वर्षा होने लगी इसलिए वह देर से घर पहुंचा, वर्षा होने लगी वह देर से घर पहुंचा। यद्यपि वह पंडित हैं फिर भी हठी हैं, तो ये भी संयुक्त वाक्य है। ठीक है, अब देखते हैं कि घ ही सही जवाब है, क्योंकि इसमें इसलिए है और ये भी 2 वाक्यों को जोड़ रहा है, तो यहां पर भी ये वाला भी नहीं होगा, अर्थात ये वाला सही है। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं चौथे प्रश्न पर। निर्देश अनुसार वाच्य पर आधारित 5 बहुविकल्पी प्रश्नों में से किन्हीं 4 के उत्तर लिखना है। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? 3। कौन कौन से? कर्तृ वाच्य, कर्म वाच्य और भाव वाच्य। ठीक है, अब जो कर्तृवाच्य है इसमें क्या होता है? इसमें सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रियाएं होती हैं। ठीक है, सकर्मक भी और अकर्मक भी, जबकि कर्म में हमेशा सकर्मक क्रिया होगी और भाव में हमेशा अकर्मक क्रिया होगी। ये इनकी पहचान है। कर्तृवाच्य में सकर्मक अकर्मक दोनों क्रियाएं होंगी, कर्मवाच्य में हमेशा सकर्मक क्रिया होगी, भाववाच्य में हमेशा अकर्मक क्रिया होगी। और क्या पहचान है? कर्तृवाच्य में क्या होगा? इसमें से या के द्वारा नहीं लगता है। एक साधारण सा सेंटेंस, जैसे अभी हमने रचना के आधार पर वाक्य देखे, जिस तरह का सरल वाक्य है वही कर्तृवाच्य है, जिसमें कर्ता प्रमुख होता है, कर्ता। ठीक है, कर्मवाच्य में क्रिया सकर्मक होगी। सकर्मक क्रिया मतलब जिससे कर्म के कर्म मतलब कर्म प्रधान होगा, उसमें कर्ता प्रधान नहीं होगा, उसमें कर्म प्रधान होगा। जैसे मैं हिंदी पढ़ रही हूं तो मेरे द्वारा हिंदी पढ़ी जा रही है, यहां पर द्वारा का प्रयोग होता है। भाववाच्य में भाव प्रमुख होगा लेकिन सकर्मक क्रिया नहीं होगी, अकर्मक क्रिया होगी। तो अकर्मक क्रिया कैसे, कौन सी क्रियाएं अकर्मक है, कौन सी क्रियाएं सकर्मक है, वो भी बता दें कि यहां पर यदि हम बात करें क्रिया की, तो क्रिया तो सब है,
सब कुछ, सोना, जगना, रोना, हंसना, गाना, चलना, फिरना, देखना, सब कुछ क्रिया है। तो क्रियाओं को मुख्य रूप से सकर्मक और अकर्मक में बांटा है, ठीक, और अकर्मक। अब जो सकर्मक क्रिया हैं उनमें कर्म प्रधान होता है, कर्म प्रधान, और यहां पर होता है भाव प्रधान। मतलब यहां पर कर्म की प्रमुखता दर्शाई जाती है सकर्मक क्रिया में, और अकर्मक में भाव की। जैसे मुझसे खड़ा नहीं हुआ जाता, अब खड़ा तो है, ठीक है, लेकिन नहीं हुआ जाता, मतलब भावनाओं को दर्शाया जा रहा है कि हाँ लगता है थकावट हो गई है इसलिए खड़ा नहीं हुआ जाता। या फिर अब यहां सकर्मक की बात करें तो मैं हिंदी पढ़ सकती हूं, मैं पत्र लिख सकती हूं। क्या लिख सकती हूं? पत्र लिख सकती हूं। तो जब भी किसी वाक्य में, बिल्कुल ध्यान से सुनो सभी, जब कोई वाक्य होगा आपके सामने, कर्तृवाच्य की हम बात करें, क्योंकि उसको कर्म में भी बदला जा सकता है, भाव में भी बदला जा सकता है, ठीक है। कर्तृवाच्य में क्योंकि दोनों क्रियाएं होती हैं, तो कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य में भी बदला जा सकता है, कर्तृवाच्य को भाववाच्य में भी बदला जा सकता है। तो अब यहां पर जो भी वाक्य होगा उसमें हमें पहले यह ढूंढना होगा कि क्रिया क्या है। जैसे देखो, एक और मैं बताती हूं आपको, अब इसको मैं रब करती हूं, ठीक, वहीं पर आपको लिखकर बताती हूं कि मान लो वाक्य लिखा है कि मैं हिंदी पढ़ती हूं, मैं हिंदी पढ़ती हूं, पढ़ती हूं, ठीक है बेटा। अब आप इसमें यह बताओ कि इसमें क्रिया क्या है, क्रिया क्या है इसमें? मैं है क्या क्रिया? मैं क्या है? कर्ता। हिंदी क्या है? विषय, सब्जेक्ट। अच्छा, पढ़ती क्या है? क्रिया। अब जब हम किसी वाक्य में क्रिया ढूंढ लेंगे, ध्यान से सुनना, सकर्मक और अकर्मक में अंतर बता रही हूं। तो अब हमने जब पढ़ती हूं ढूंढ लिया कि भाई क्रिया है पढ़ना, पढ़ती हूं का धातु रूप क्या है? पढ़, मूल रूप, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, ठीक है। तो अब जब हमने पढ़ती हूं से प्रश्न किया, क्या पढ़ती हूं, क्रिया से हम क्या प्रश्न करेंगे? उत्तर मिला तो सकर्मक, उत्तर नहीं मिला तो अकर्मक। हमने क्रिया से क्या प्रश्न किया? पढ़ती हूं तो लिखा है ना, क्या पढ़ती हूं? उत्तर मिला हिंदी पढ़ती हूं, ठीक है। तो जब उत्तर मिल गया मतलब ये क्या है? क्या है? सकर्मक क्रिया है इसमें, और इसको कर्मवाच्य में बदला जा सकता है कि मेरे द्वारा हिंदी पढ़ी जाती है। ये तो आपका कर्तृवाच्य है कि मैं हिंदी पढ़ती हूं, इसको हम कर्मवाच्य में बदल सकते हैं क्योंकि इसमें सकर्मक क्रिया है। कर्मवाच्य में हमेशा सकर्मक क्रिया। अब यदि यहां लिखा होता कि मैं पढ़ती हूं, तो क्या पढ़ती हूं? उत्तर नहीं मिला तो अकर्मक क्रिया, मुझसे पढ़ा जाता है या मुझसे नहीं पढ़ा जाता, ठीक है। तो यहां पर सकर्मक में कर्म प्रधान, अकर्मक में भाव प्रधान। प्रश्न करेंगे क्या? उत्तर मिला सकर्मक। प्रश्न करेंगे क्या? उत्तर नहीं मिला अकर्मक। या फिर क्या प्रश्न करते ही नहीं बना, तब भी अकर्मक। हुआ क्लियर? अब देखना है हमें, नीता ने साड़ी खरीदी, कर्मवाच्य में परिवर्तित कीजिए। और एक बात बता दूं कि जो भी आपको परिवर्तित करने को आएंगे वो वही परिवर्तित करने को आएंगे जो परिवर्तित हो सकते हैं, ठीक है। नीता ने साड़ी खरीदी, कर्मवाच्य, मतलब यहां पर खरीदना है, यहां पर खरीदी क्रिया है ना बेटा। हम प्रश्न करो जल्दी, आप क्या खरीदी? उत्तर मिला साड़ी खरीदी, मतलब इसमें सकर्मक क्रिया है, तभी तो इन्होंने कर्मवाच्य में बदलने को कहा है। तो नीता के द्वारा साड़ी खरीदी गई, पहला। दूसरा है नीता साड़ी खरीदेगी। तीसरा, नीता से साड़ी खरीदी जाएगी या घा, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर क्या है? क्योंकि कर्मवाच्य में द्वारा का प्रयोग होता है और इसमें कर्म की प्रधानता दर्शाई जाती है, तो नीता के द्वारा साड़ी खरीदी गई। यहां खरीदी गई मतलब कर्म को प्रधानता दी जा रही है, कर्मवाच्य में कर्म को प्रधानता दी जा रही है। नीता के द्वारा साड़ी खरीदी गई। हुआ? क्लियर हुआ? वेरी गुड। चलते हैं अगले उदाहरण की तरफ, प्रश्न की तरफ।
युवराज द्वारा पढ़ा जा रहा है। अब बताना है वाच्य का प्रकार। तो अभी अभी मैंने बताया आपको कि जहां द्वारा होगा वहां क्या होगा, का है कर्तृवाच्य, खा है कर्मवाच्य, गा है भाववाच्य या फिर ये सभी। तो जहां द्वारा होगा वहां सकर्मक क्रिया होगी, जहां सकर्मक क्रिया होगी वहां कर्मवाच्य होगा। तो उत्तर होगा कर्मवाच्य। अगला है जितेंद्र नहीं उठ सकता। ये तो अपने आप में कर्तृवाच्य है, क्योंकि कर्तृवाच्य में सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रियाएं होती हैं। अब इसको उन्होंने क्या कहा है, भाववाच्य। पता है भाववाच्य में क्यों कहा, क्योंकि यहां पर अकर्मक क्रिया है। कैसे, उठ, उठ है क्रिया, सकता है, तो क्या उठ नहीं सकता, नहीं, समझ में नहीं आ रहा। तो जितेंद्र से उठा नहीं जाता, जितेंद्र उठ नहीं सकता, जितेंद्र से उठा नहीं जा रहा है, या इनमें से कोई नहीं। तो हम जिस तरह से, मतलब जब भी हम अकर्मक क्रिया या भाववाच्य की बात करते हैं तो नहीं किया जाता, नहीं होता, नहीं किया जाता, इस तरह से। तो जितेंद्र नहीं उठ सकता, तो जितेंद्र से नहीं उठा जाता या उठा नहीं जाता, जितेंद्र से उठा नहीं जाता ही सही जवाब होगा भाववाच्य का। हुआ क्लियर? बहुत बढ़िया। अगला है, निम्नलिखित वाक्यों में से कर्तृवाच्य छांटिए। कर्तृवाच्य मतलब जिसमें अकर्मक सकर्मक दोनों क्रियाएं हो सकती हैं। मतलब यहां पर कुछ कर्मवाच्य भी होंगे, कुछ भाववाच्य भी होंगे, इसलिए पहचानने को कहा है। तो रमेश ने अपना कमरा साफ किया, खा है रमेश द्वारा अपना कमरा साफ किया गया, गा है रमेश अपना कमरा साफ कर सकता है, या इनमें से कोई नहीं। तो कर्तृवाच्य क्या है, रमेश ने अपना कमरा साफ किया, साधारण वाक्य, यही होगा कर्तृवाच्य। चलो, इसी का पांचवा है, मैंने सोचा वह जरूर आएगा। रेखांकित भाग का उपवाक्य बताइए। मैंने सोचा वह जरूर आएगा, तो वह जरूर आएगा, मैंने सोचा वह जरूर आएगा। का संज्ञा उपवाक्य है क्या, खा प्रधान उपवाक्य है, गा विशेषण उपवाक्य है, या फिर घा क्रिया विशेषण उपवाक्य है। तो मैंने सोचा वह जरूर आएगा ही है हमारा संज्ञा उपवाक्य। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब आ गए हैं हमारे पद परिचय से संबंधित प्रश्न। पद परिचय क्या है? पदों के व्याकरणिक परिचय को पद परिचय कहते हैं। किसे कहते हैं पद परिचय? पदों के व्याकरणिक परिचय। पद क्या है? शब्द है। तो कोई भी शब्द पद कब बन जाता है? जब वो वाक्य में प्रयोग किया जाता है। जैसे यदि कोई भी शब्द अलग से लिखा है, जैसे चश्मा, पेन, गाड़ी, कोई भी, बैग, मोबाइल, कंप्यूटर, कैमरा, जो भी कुछ होगा, तो वो यदि अलग अलग लिखे हैं तो वो शब्द हैं। लेकिन यदि यही शब्द वाक्य में प्रयोग हो गए तो वो पद कहलाते हैं। पद परिचय मतलब पदों का व्याकरणिक परिचय। अब व्याकरणिक परिचय कैसा होगा? कि जो भी अब तक व्याकरण आपने सीखी, अब तक आपने व्याकरण पढ़ी, वो सब पद परिचय में काम आने वाली है। संज्ञा क्या है, सर्वनाम क्या है, क्रिया क्या है, विशेषण क्या है, कारक क्या है, वाच्य क्या है, रस क्या है, अलंकार क्या है, काल क्या है, वचन क्या है, सब कुछ, लिंग क्या है, सब कुछ आपको जानना आता है। यदि समझ में आता है तो आप पद परिचय के उत्तर दे देंगे। तो पद परिचय मतलब जो भी पद आएगा, जो भी वाक्य में प्रयुक्त, जहां पर भी रेखांकित वाक्य का पद परिचय लिखना, पद का पद परिचय लिखना है। रेखांकित मतलब जो अंडरलाइन शब्द होगा उसका हमें व्याकरणिक परिचय देना है कि वो संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है, विशेषण है, लिंग मतलब स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, कारक है, वचन क्या है, बहुवचन है या एक वचन है, भूतकाल, भविष्य, वर्तमान क्या है, मतलब संपूर्ण व्याकरणिक परिचय देना है। और यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि सिर्फ हमें लिखने को आया होता तो हम लिखकर तो आसानी से आ जाते, लेकिन लिख आया क्या है, 4 विकल्पों में से हमें सही विकल्प का चयन करना है। तो वहां इतनी सिमिलरिटीज दी जाती है, इतनी समानताएं दी जाती हैं कि हम बहुत यदि ध्यान से नहीं देखेंगे तो हम गलत उत्तर टिक करके आ सकते हैं। वहां कुछ एक ऐसा कुछ होगा जिसके कारण वो वाक्य
या गलत हो सकता है या सही हो सकता है। तो देखो, पहला है निर्धन मजदूर अथक परिश्रम कर रहा है। अब यहां पर किसका दिया है? निर्धन का। निर्धन का हमें देना है पद परिचय। निर्धन क्या है? क्या गुणवाचक विशेषण है? क्या पुल्लिंग है? पुल्लिंग तो है क्योंकि कर रहा है, एक वचन है, एक वचन है, विशेष्य मजदूर है, ठीक है। फिर है गुणवाचक विशेषण पुल्लिंग बहुवचन है क्या? नहीं है, चलो इसको हटा देते हैं क्या? तो ये तो नहीं है। सार्वनामिक विशेषण पुल्लिंग एक वचन, सार्वनामिक विशेषण तो नहीं है, तो इसको भी हटा दें क्या? रिस्क लेते हैं भैया। अब हम देखें गुणवाचक विशेषण पुल्लिंग एक वचन विशेष्य परिश्रम। अब गुणवाचक विशेषण पुल्लिंग एक वचन विशेष्य मजदूर, तो क्या, और विशेष्य किसे कहते हैं? जो विशेषण की विशेषता बताएं। तो मजदूर है, अथक परिश्रम कर रहा है। क्या विशेष्य परिश्रम है या विशेष्य मजदूर है? तो विशेष्य मजदूर है क्या? तो अब आपका जो उत्तर है वो यही है सही, क्योंकि ये तो हमने देख लिया कि बहुवचन इसमें था नहीं, सार्वनामिक इसमें विशेषण है नहीं। अब हम देखें कि विशेष्य परिश्रम है, नहीं, विशेष्य परिश्रम नहीं, विशेष्य तो मजदूर है, मजदूर की विशेषता बताई जा रही है, मतलब ये भी नहीं था। तो इनके कारण ये तो हट गए, बचा क्या? ये, इसलिए यही इसका सही जवाब है। तो आप पढ़ना सबको, सभी जो विकल्प दिए जाएंगे उनमें से देखना कि क्या नहीं है जो पूछा गया है उसमें से, तो आपको जो सही है वो रह जाएगा, उत्तर मिल जाएगा। आगे चलते हैं। मैं अपनी मातृभूमि पर मर मिटूंगा। मातृभूमि व्यक्तिवाचक संज्ञा, स्त्रीलिंग, एक वचन, अधिकरण कारक। अब यहां पर कारकों की बारे में भी आपको पता होना चाहिए। कर्ता ने कर्म को, अधिकरण में और पर आता है, मतलब ये तो है, पर है यहां, तो अधिकरण कारक ये तो है। मैं अपनी मातृ, और देखते हैं और देखते हैं, क्योंकि अधिकरण तो 3 जगह है। तो अब हमें देखना है जातिवाचक है क्या? मैं अपनी मातृभूमि, मातृभूमि व्यक्तिवाचक है या जातिवाचक है? तो जातिवाचक तो नहीं है। क्या भाववाचक है? नहीं है। तो क्या व्यक्तिवाचक है? बिल्कुल, ओके। जातिवाचक, व्यक्तिवाचक होती उसका नाम दिया जाता है। यदि भारत भूमि, मातृभूमि तो सबके लिए, जो जिन्होंने जहां जन्म लिया है या जो अपने देश के प्रति सबकी उतनी ही वफादारी रहती है, तो यहां पर व्यक्तिवाचक नहीं था। यदि भारत का नाम दिया जाता, किसी विशेष नाम दिया जाता स्थान का या जगह का या देश का, तो वहां व्यक्तिवाचक होता। तो व्यक्तिवाचक के कारण इसको हमने हटा दिया, और एक संप्रदान कारक था नहीं, ठीक है, तो ये हट गया। भाववाचक संज्ञा है नहीं, तो ये भी हट गया। तो बचा क्या? अधिकरण कारक भी है, एक वचन भी है, स्त्रीलिंग भी है, और जातिवाचक संज्ञा भी है। यदि मिट्टी आता तो वहां भी जातिवाचक ही संज्ञा होती। हाँ, यदि लाल मिट्टी, काली मिट्टी, संदली मिट्टी, भूरी मिट्टी आ जाता तो व्यक्तिवाचक हो जाती। यदि यहां आ जाता कि मैं अपनी मातृभूमि या भारत भूमि पर भारत नाम आ जाता तो व्यक्तिवाचक हो सकता था बेटा, लेकिन अभी मातृभूमि आया तो मातृभूमि हमारी मतलब जो जहां रहता है उसकी वही मातृभूमि है, ठीक है। जिस भूमि में जिसने जन्म लिया वो उसकी मातृभूमि है, तो वो जातिवाचक में आएगा। हम रोज शाम को तेज तेज चलते हैं। तेज तेज, जहां कहीं भी इस तरह से ये आए तो सबसे पहले आप प्रश्न करो। तेज तेज को यदि प्रश्न करेंगे तो कैसे चलते हैं, कैसे आता है, और जहां कैसे आता है वहां रीतिवाचक। अब देखते हैं कालवाचक क्रिया विशेषण। क्या समय पूछा जा रहा है? नहीं पूछा जा रहा है, तो कालवाचक तो नहीं है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण कैसे पूछा जा रहा है? हाँ, ये तो लग रहा है। गुणवाचक नहीं है। परिमाणवाचक कितना, ये भी नहीं है, मतलब रीतिवाचक ही सही है। तो दूसरा वाला जो विकल्प है वही सही विकल्प होगा, ठीक है। वह किसे देखती है, किसे देखती है। प्रश्नवाचक सर्वनाम कर्मकारक एक वचन, प्रश्नवाचक सर्वनाम कर्ता कारक एक वचन, स्थानवाचक सर्वनाम कर्मकारक एक वचन, स्थानवाचक सर्वनाम कर्मकारक बहुवचन तो नहीं है। स्थानवाचक नहीं है। अब क्या बचा? प्रश्नवाचक तो है,
लेकिन अब प्रश्नवाचक सर्वनाम के साथ क्या कर्म कारक है या कर्ता कारक है? तो यहां पर बताओ बताओ, कर्म कारक है या कर्ता कारक है? तो यहां तो है आपका वह किसे देखती है, मतलब उसने किसको, मतलब क्या होता है, कर्ता ने कर्म को, उसके द्वारा क्या देखा जाता है, कर्ता कारक। तो यहां पर कर्म ही आएगा कि वह किसे देखती है, मतलब जब हम किसे देखती है मतलब वह किसे देखती है, तो यहां पर कर्म कारक आएगा कि उसके द्वारा किसे देखा जाता है। यदि कर्म हम परिवर्तित करके देखें तो यहां पर कर्म कारक आएगा, उसने आता तो कर्ता आ जाता, इसलिए यही सही जवाब है। रंजीता पहली कक्षा में पढ़ती है। अब रंजीता आया है, रंजीता, तो जातिवाचक को तो आप हटा दो इनके कारण, क्योंकि ये जातिवाचक तो है नहीं, क्योंकि एक विशेष नाम दे दिया है। अब व्यक्तिवाचक को ध्यान से देखो। एक में दिया है व्यक्तिवाचक संज्ञा स्त्रीलिंग एक वचन कर्ता कारक, दूसरे में दिया है व्यक्तिवाचक संज्ञा स्त्रीलिंग बहुवचन। तो बहुवचन तो है नहीं, मतलब कि एक वचन है, इसलिए यही सही होगा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, रंजीता स्त्रीलिंग है, एक वचन है और कर्ता कारक है। ठीक है, तो जो नहीं होंगे उनको आपको देखना है, तो जो सही होंगे वो आपके लिए रह जाएंगे। चलो अब हम चलते हैं अलंकारों पर। निर्देशानुसार अलंकार पर आधारित 5 बहुविकल्पी प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। अलंकार को एक बार अच्छे से बता दूं, मैं रिवाइज करा दूं आपको कि अलंकार का शाब्दिक अर्थ आभूषण, मुख्य रूप से 2 प्रकार, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार, शब्द अलंकार के 3 भेद कौन कौन से, बताओ जल्दी। सबसे पहला अनुप्रास, यमक, श्लेष। ठीक है, अर्थ अलंकार के 5 भेद, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण, अतिशयोक्ति। 5वां अतिशयोक्ति। ठीक है, अब आपका यहां से शब्द अलंकार में से श्लेष अभी आपके सिलेबस में है, और यहां से आपका कौन सा है, उत्प्रेक्षा है, मानवीकरण है और अतिशयोक्ति है। अभी के सिलेबस के अकॉर्डिंग देखा जाए, जो सीबीएसई ने हमें दिया है कि अभी जो 2023 जो आपकी परीक्षा होने वाली, उसमें अलंकार में, शब्द अलंकार में श्लेष है और अर्थ अलंकार में उत्प्रेक्षा, मानवीकरण और अतिशयोक्ति है। ठीक है, तो अब हमें यह ध्यान रखना है कि जो भी उदाहरण या जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे उनके उत्तर शब्द अलंकार के यदि हुए तो श्लेष से ही आएंगे, और यदि अर्थ अलंकार में से हुए तो या तो वो उत्प्रेक्षा होगा या मानवीकरण होगा या अतिशयोक्ति होगा। इनके अलावा कोई नहीं होंगे, मतलब ये नहीं होंगे, ये नहीं होंगे, ये नहीं होंगे और ये नहीं होंगे। लेकिन एक और बात बता दूं, यदि कोई आ जाता है तो उसका सोच समझकर उत्तर लिखना। तो उसके बता देती हूं मैं कि अनुप्रास आया, कैसे पहचानोगे, जहां कहीं वर्ण की आवृत्ति हुई, अक्षर की रिपीटेशन तो अनुप्रास, शब्द की रिपीटेशन तो यमक, और श्लेष तो आपको पता ही है, श्लेष में शब्द आएगा एक बार लेकिन उसके अर्थ होंगे कई। उसी तरह से यदि हम अर्थ अलंकार देखें तो उपमा का अर्थ तुलना करना, सा, सी, के जैसा, के समान। रूपक उपमान और उपमेय समान, मतलब इनमें कोई भेद नहीं। उत्प्रेक्षा में कल्पना या संभावना, मानवीकरण में मानवीय क्रियाओं का आरोपण, और अतिशयोक्ति में हद हो गई वाली बात, ये शामिल होता है। ठीक है, समझ में आया? चलो तो चलते हैं अब हम उत्तर की तरफ। अब लिखा है, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही तारा, घट ऊषा नागरी। इसमें कौन सा अलंकार है? बीती विभावरी जागरी,
अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। का मानवीकरण, खा उपमा, गा अनुप्रास या घा यमक। तो पता है सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर एक ही सही आंसर है, वो तो सब में ही एक सही आंसर होगा, लेकिन जो बाकी के 3 ऑप्शंस हैं वो आपके अभी सिलेबस में ही नहीं थे। तो तुरंत 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 आप आंसर दे सकते हैं कि ये मानवीकरण अलंकार है, क्योंकि अर्थ अलंकार से उपमा अलंकार नहीं है सिलेबस में, अनुप्रास और यमक भी नहीं है आपके सिलेबस में, तो इनके होने का तो चांस ही नहीं है, अर्थात मानवीकरण अलंकार। सबसे प्रसिद्ध उदाहरण आ गया जो हमेशा मैं आपको बताती हूं, आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस बार, जब तक चेतक था उस बार। अनुप्रास नहीं, अतिशोक्ति सोचते हैं, मानवीकरण सोचते हैं, उपमा नहीं सोचते हैं, क्योंकि ये तो है ही नहीं सिलेबस में। अब अतिशोक्ति, आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। पंक्तियों के अर्थ को समझना बेटा, क्योंकि अर्थ अलंकार से ही है ये। राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक या जब तक घोड़ा था उस पार। अतिशयोक्ति अलंकार, क्योंकि यहां पर बात की जा रही है कि बाढ़ आई है, नदियां भरी हुई है, राणा सोच रहे थे कि कैसे नदी को पार किया जाए, और जब तक घोड़ा उस पार पहुंच गया, मतलब अति हो गई, बढ़ा चढ़ाकर बात की गई है, लोक सीमा से बढ़ा चढ़ाकर जहां बात की जाए वहां अतिशयोक्ति अलंकार। अगला, मधुर मधुर मेरे दीपक जल, इसमें कौन सा अलंकार है? आप ध्यान से देखना, मधुर मधुर मेरे दीपक जल में कौन सा अलंकार है? रूपक, यमक, मानवीकरण या अनुप्रास? मधुर मधुर मेरे दीपक जल, तो यहां पर होगा अनुप्रास। अब आप सोचेंगे ये तो था ही नहीं, लेकिन मैंने ये भी कहा था कि अनुप्रास अलंकार या जितने भी अलंकार हैं उनमें से आपसे पूछा जा सकता है। आप ये मत सोचना कि नहीं आएगा। अनुप्रास मतलब जहां अक्षर की आवृत्ति हो रही हो, माँ की आवृत्ति, धा की आवृत्ति, तो यहाँ पर क्योंकि इसमें रूपक तो है नहीं, यमक भी नहीं है, क्योंकि 2 शब्द रिपीट तो हुए हैं लेकिन दोनों के अर्थ यहाँ पर अलग नहीं है। यदि पुनरोक्ति प्रकाश अलंकार होता, पुनरोक्ति प्रकाश अलंकार, तो वो सही होता। यदि पुनरोक्ति प्रकाश नहीं है मतलब अनुप्रास अलंकार है। शशि मुख पर घूंघट डाले, कौन सा अलंकार है? शशि कौन, किसे कहते हैं शशि? चंद्रमा को। हाँ, शशि मुख पर घूंघट डाले, रूपक अलंकार, अतिशोक्ति अलंकार, मानवीकरण अलंकार या अनुप्रास अलंकार? तो शशि मुख पर घूंघट डाले, साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इसमें शशि मुख पर घूंघट। अब देखो, सबसे पहले हमें क्या समझना होगा? अच्छा हाँ, जैसे कि मैं अर्थ अलंकार की बात करूं तो उपमा में तो हमने सा, सी, के जैसा वाचक शब्द थे। रूपक में क्या था? योजक जो चिन्ह है उसको हमने वाचक शब्द मान लिया है। तो क्या ये योजक है? जैसे कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, राम को ही रतन मान लिया, जहां पर उपमान और उपमेय में कोई भेद ना हो। तो शशि मुख पर घूंघट डाले, यहां पर शशि मतलब चंद्रमा को मुख बता दिया है, रूप आरोपित कर दिया है यहां पर, तो रूपक अलंकार ही होना चाहिए। चलो देखते हैं। यस, रूपक अलंकार है। अब अगला है, बरसा रहा है रवि अनल, भूतल तवा सा जल रहा, इसके लिए उपयुक्त अलंकार चुनिए। बरसा रहा रवि अनल, आग बरसा रहा है, और भूतल तवा सा जल रहा, इसके लिए उपयुक्त अलंकार का उपमा अलंकार, खा अतिशोक्ति अलंकार, गा मानवीकरण अलंकार या घा उत्प्रेक्षा अलंकार। तो यदि आपने किसी एक शब्द पर ध्यान दिया है तो तुरंत आप यहां पर उत्तर चुन लेंगे कि ये तो है उपमा। क्यों? क्योंकि यहां सा, तवा सा, जहां सा, सी, के जैसा, के समान होता है तो वहां उपमा अलंकार होता है। क्लियर हुआ? वेरी गुड। अब हम आ गए हैं 7वें प्रश्न पर।
निम्नलिखित पठित गद्यांश पर आधारित बहुविकल्पी प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर लिखिए। अपठित अपठित अभी हो चुका है, अब हम पहुंच गए पठित पर। तो सबसे पहले तो जो पठित मतलब आप हमने अभी जो पढ़े हैं वो हैं ये। पढ़कर हमें ये पता चल जाना चाहिए कि कौन से पाठ का है, इसका शीर्षक क्या है, लेखक क्या है। मैंने बताया था ना आपको कि इस तरह से हमें तैयारी करना है कि पाठ का नाम, मान लो पाठ का नाम, पहला पाठ गद्य खंड से नेताजी का चश्मा, लिखा किसने है? स्वयं प्रकाश जी। जन्म कब हुआ? 1947। तो हमें गद्यांश जो भी पंक्तियां दी जाएंगी, चाहे वो काव्य खंड से दी जाए या गद्य खंड से दी जाए, पंक्तियों को पढ़ते ही हमें क्लिक हो जाए तुरंत कि ये किस पाठ से लिया गया है। देखते हैं। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जीवन, जिंदगी सब कुछ छोड़ देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। दुखी हो गए। 15 दिन बाद फिर उसी कस्बे से गुजरे। कस्बे में घुसने से पहले ही ख्याल आया कि कस्बे की हृदय स्थली मतलब बीचों बीच जो चौराहा है, कस्बे की हृदय स्थली में सुभाष की प्रतिमा अवश्य ही प्रतिष्ठापित होगी। लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा, क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया और कैप्टन मर गया। सोचा आज वहां रुकेंगे नहीं, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं, सीधे निकल जाएंगे। ड्राइवर से कह दिया चौराहे पर रुकना नहीं, आज बहुत काम है, पान आगे कहीं खा लेंगे। अब सबसे पहले हमें यह देखना है कि यह किस पाठ का है गद्यांश। तो पाठ तो है नेताजी का चश्मा। पाठ 10 गद्य खंड का पाठ पहला, लिखा है स्वयं प्रकाश जी ने। उनका जन्म हुआ था 1947 में। ठीक है, अब पता चल गया ना हमें कि ये पाठ हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के पाठ 10 नेताजी के चश्मा से ली गई हैं, जिसके लेखक स्वयं प्रकाश जी हैं। अब आगे चलते हैं। गद्यांश के आधार पर बताइए कि हालदार साहब दुखी क्यों थे। पहला है कैप्टन की मृत्यु से, खा पान खाने से, गा पान ना खाने से, या फिर इनमें से कोई नहीं। दुखी क्यों थे? क्योंकि कैप्टन की मृत्यु हो गई थी और मृत्यु का समाचार जब उन्होंने सुना तो वे बहुत दुखी हुए और उन्होंने अपने ड्राइवर से कह दिया कि अब चौराहे पर नहीं रुकेंगे, पान खाना होगा तो कहीं और खा लेंगे। ठीक है, क्योंकि वे बहुत दुखी थे। प्रस्तुत गद्यांश में किसे संदेश देने का प्रयास किया गया है? का युवा पीढ़ी को, खा पान वाले को, गा कैप्टन को, या घा ये सभी। तो युवा पीढ़ी जो आजकल की जनरेशन है उसको संदेश देने का प्रयास किया गया है कि हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उनके प्रति हमारे क्या कर्तव्य बनते हैं और हमारी मातृभूमि या देश या हमारे अपने देश के प्रति हमारे क्या कर्तव्य हैं, कौन कौन सी ड्यूटीज़ हैं। हम अक्सर अधिकारों की बातें तो करने लगते हैं, लेकिन जब बात आती है कर्तव्यों की तो हम पीछे हट जाते हैं। तो ये पाठ हमें यही संदेश देता है कि हमें अपने देश के प्रति भक्ति की भावना होनी चाहिए, समर्पण की भावना होनी चाहिए। प्रस्तुत गद्यांश के आधार पर बताइए कि हमें किसका सम्मान करना चाहिए। का कैप्टन का, खा फौजी का, गा देशभक्तों का, या इनमें से कोई नहीं। तो हमें हमेशा सम्मान करना चाहिए देशभक्तों का, साथ ही साथ उनके परिवार वालों का, कि वे अपने ही बेटे को या अपनी संतान को सीमा पर भेज देते हैं। कितना हृदय पर पत्थर रखकर वो ऐसा कार्य करते होंगे। और वही देशभक्त, देश के जो फौजी हैं, वो अपनी जान की बाजी लगाकर सीमा पर तैनात खड़े होते हैं। तो उनके प्रति हमारे मन में सम्मान की भावना होनी चाहिए, कृतज्ञता की भावना होनी चाहिए। ठीक है, देशभक्त अपना पूरा जीवन किसे समर्पित करते हैं? का देश को, खा ईश्वर को, गा
कस्बे को या फिर घ, इनमें से कोई नहीं। तो देशभक्त अपना संपूर्ण जीवन देश को समर्पित करते हैं। प्रस्तुत गद्यांश के पाठ का तथा इसके लेखक का नाम बताइए। मैंने कहा ना बेटा कि हर एक के पाठ के नाम के साथ साथ लेखक का नाम भी आपको याद रखना होगा। जैसे यदि थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, पाठ 1 है हमारा उद्धव तुम हो अति बड़भागी, लिखा है सूरदास जी ने। पाठ 2 है हमारा राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, लिखा है तुलसीदास जी ने। पाठ 3 हमारे सिलेबस में नहीं है, जो देव द्वारा रचित सवैये थे, नहीं है। तो पाठ 4 पर हम पहुंचे, आत्मकथ है, लिखा है जयशंकर प्रसाद जी ने। पाठ 5 उत्साह अट नहीं रही है, लिखा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने। पाठ 6 दंतुरित मुस्कान और फसल, लिखा है नागार्जुन ने। 7 और 8 सिलेबस में नहीं है। तो पाठ 9 संगतकार की तरफ हम चलते हैं, तो वो लिखा है मंगलेश डबराल जी ने। पाठ 10 गद्य खंड स्टार्ट हो जाता है, नेताजी का चश्मा, लिखा है स्वयं प्रकाश जी ने। पाठ 11 क्या है, बाल गोविंद भगत, लिखा है राम वृक्ष बेनीपुरी जी ने। पाठ 12 लखनवी अंदाज, लिखा है यशपाल जी ने। पाठ 13 मानवीय करुणा की दिव्य चमक, नहीं है सिलेबस में, जो कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने लिखा है। फिर आया पाठ 14 एक कहानी, यह भी, लिखा है मन्नू भंडारी जी ने। पाठ 16 क्योंकि 15 भी नहीं है। फिर हम चले पाठ 16 पर, नौबत खाने में इबादत, लिखा है यतीन्द्र मिश्र जी ने। और फिर हम पाठ 17 पर चले, संस्कृति पर, जो लिखा है भदंत आनंद कौशल्या जी ने। हर एक पाठ के साथ उसके कवि या लेखक के नाम आपकी टंग पर होना चाहिए। समझ में आया बच्चे? देखो, तो प्रस्तुत गद्यांश के पाठ कौन है और लेखक कौन है? का है बाल गोविंद भगत राम वृक्ष बेनीपुरी, नहीं। लखनवी अंदाज यशपाल, नहीं। मानवीय करुणा की दिव्य, नहीं। नेताजी का चश्मा स्वयं प्रकाश, यस। ठीक, चलो 8वें प्रश्न पर चलते हैं हम। गद्य पाठों के आधार पर निम्नलिखित 2 बहुविकल्पी प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर लिखिए। बाल गोविंद भगत पाठ के आधार पर बताइए कि भगत स्नान करने के लिए हर वर्ष कहां जाते थे। बाल गोविंद भगत पाठ किसने लिखा है? राम वृक्ष बेनीपुरी। तो बाल गोविंद भगत के आधार पर हमें बताना है कि भगत जी स्नान करने के लिए प्रतिवर्ष कहां जाते थे। प्रतिदिन नहीं, प्रतिवर्ष पूछा है, ठीक है, हर वर्ष। का है गंगा तट पर, खा है यमुना तट पर, गा है कुएं पर, या इनमें से कोई नहीं। तो हर वर्ष वे जाते थे गंगा नदी में स्नान करने। अगला, लखनवी अंदाज किसने लिखा है? यशपाल जी ने। पाठ के आधार पर बताइए कि नवाब साहब ने अकेले समय काटने के लिए क्या खरीदा? तुरंत आपसे जवाब मिल रहा है, 2 ताजे खीरे। यह सही जवाब है आपका। अब चलते हैं आगे, 9वें प्रश्न पर हम पहुंच गए। अब आ गए हम पद्यांश पर। तो निम्नलिखित पठित पद्यांश पर आधारित बहुविकल्पी प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर लिखिए। क्या है? विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाघ के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा फिर जल से शीतल कर दो, बादल गरजो। क्या है? उत्साह से ली है, बहुत सही। कवि कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। काव्यांश के आधार पर बताइए कि संसार के सभी प्राणियों की स्थिति कैसी है। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, व्याकुल थे, अनमने थे, दुखी थे। का गर्मी के कारण बेचैन और उदास है। खा गर्मी के कारण खुश है। गा वर्षा के कारण उत्साहित है, या उपरोक्त सभी। तो विकल विकल उन्मन थे उन्मन, गर्मी के कारण बेचैन है और उदास है। कवि गर्मी से तपती धरती को जल से भरकर शीतल करने का आग्रह किससे कर रहे हैं? किससे उन्होंने आग्रह किया है? किसके लिए आह्वान कर रहे हैं कवि? का स्वयं से, खा बादलों से, गा चांद से, या घा सभी से। तो कवि आह्वान या प्रार्थना कर रहे हैं बादलों से। अगला प्रश्न है, कवि ने बादलों को क्या कहकर पुकारा? अज्ञात दिशा से आने वाले, खा बरसने वाले, ज्ञात दिशा से आने वाले, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन। अज्ञात दिशा मतलब पता ही नहीं चलता कि पूरब से बरसात होगी या पश्चिम से, उत्तर से होगी या दक्षिण से। अज्ञात दिशा से आते हैं।
कहीं से भी आते हैं और घुमड़ घुमड़ कर आते हैं बादल और अपने साथ वर्षा लेकर आते हैं। तो अज्ञात दिशा से आने वाले, मतलब उनकी आने की दिशा के बारे में किसी को कोई ज्ञान नहीं होता। काव्यांश में प्रयुक्त विकल विकल उन्मन थे उन्मन पद किसकी विकलता और उदासी को सूचित करता है? मतलब कौन विकल विकल थे? विकल विकल मतलब व्याकुल, व्याकुल या बेचैन भी कह सकते हैं, या बेचैन। उन्मन 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 मतलब अनमने से या उदास, या फिर उदास भी कह सकते हैं। तो कौन थे अनमने से या उदास बेटा? उदास बादलों की, उदास प्राणियों की, का और खा दोनों स्वयं अपनी। तो यहां पर उन्होंने बात की है उदास प्राणियों की बात, मतलब जो भी प्राणी जगत था, गर्मी से पूरी धरती तप गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे सूरज आग के गोले बरसा रहा है और धरती तबे सी जल रही है। तो सारे प्राणी उदास थे, व्याकुल थे। ठीक है। काव्यांश में प्रयुक्त उन्मन शब्द किस भाव का सूचक है? अभी अभी बताया मैंने। का उदासी का, खा खुशी का, गौ चमत्कार का, या ये सभी? तो उदासी का प्रतीक है उन्मन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पद्य पाठों के आधार पर निम्नलिखित दो बहुविकल्पी प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर लिखना है। हाँ ठीक है, आपको दिख रहा होगा आंसर, लेकिन आपको यह भी पता होना चाहिए कि अभी जैसे मैंने बताया कि हर एक काव्य की पंक्तियां, कोई एक पंक्ति भी दी होगी ना, तब भी आपको तुरंत क्लिक कर जाना चाहिए कि ये किस पाठ से ली गई है और इसके कवि या लेखक कौन है। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ के आधार पर बताइए कि परशुराम ने विश्वामित्र से लक्ष्मण की शिकायत करते हुए क्या कहा? क्या कहा था? बालक मंद बुद्धि बालक है या काल के वश में आकर अपना नाश करने वाला है? बिल्कुल आपको पता है कि इसका यही कहा था उन्होंने कि ये मंद बुद्धि बालक है और लगता है इसका काल इसको खुद बुला रहा है। तो आंसर होगा का और खा दोनों। पद के आधार पर बताइए कि उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरह अग्नि में किसका कार्य किया था? विरह अग्नि में, अग्नि किससे भड़क उठती है और प्रज्वलित हो जाती है? का है घी का, खा है तेल का, गा है नमक का, और ये सभी। तो उन्होंने किया था घी का काम। जिस तरह से आग में घी डालना एक मुहावरा है ना कि क्रोध को और अधिक भड़काना, तो इसी तरह से जो जब उद्धव आए और गोपियों के लिए योग का संदेश लेकर आए, तो उनकी विरह अग्नि, मतलब जो उनकी विरह की वेदना थी, दुख था, वो और अधिक बढ़ गया। और दुख हुआ उनको कि ना तो कृष्ण स्वयं आए, ना कोई प्रेम का संदेशा भेजा, और ऊपर से ये योग संदेश भेज दिया, तो उनको और अधिक दुख हुआ। अब हम चलते हैं बेटा खंड खा की तरफ, जो है वर्णात्मक प्रश्न। अब यहां पर टिक द करेक्ट नहीं है, यहां पर आपको प्रश्न को पढ़कर बहुत अच्छे से उत्तर लिखना होगा। गद्य पाठों के आधार पर निम्नलिखित 4 प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर लगभग 25-30 शब्दों में लिखिए। तो यहां पर हैं 2-2 नंबर के, 3-3 नंबर के। ठीक है, हाँ, क्योंकि हमें लिखना है 4 में से किन्हीं 3 के, तो 2-2 नंबर के प्रश्न है ये, 25-30 शब्दों में लिखना है, मतलब 3-4 लाइन हमें लिखना है, और जो भी प्रश्न पूछा गया है उसका सही उत्तर होना चाहिए। का है? पान वाला एक हंसमुख स्वभाव वाला व्यक्ति है, परंतु उसके हृदय में संवेदना भी है। इस कथन पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। उत्तर है, पान वाला अपने हंसोड़ स्वभाव के कारण कैप्टन चश्मे वाले का मजाक बनाता है, परंतु कैप्टन की मृत्यु हो जाने पर पान वाला बहुत उदास भी हो जाता है। हवलदार साहब ने जब कैप्टन के बारे में पूछा, तब पान वाले ने पहले अपनी धोती के सिरे से अपनी आंखें पोंछी। इससे स्पष्ट होता है कि पान वाला एक सहृदय तथा संवेदनशील व्यक्ति भी है। हंसमुख व्यक्ति तो था, मजाक भी बनाता था, लेकिन कैप्टन की मृत्यु के बाद उसकी आंखें नम हो जाती हैं, अर्थात वो भी संवेदनशील व्यक्ति था।
बाल गोविंद भगत द्वारा अपने इकलौते पुत्र की मृत्यु के समय पुत्रवधू से कही गई बातों का क्या अर्थ निकलता है? उनका एक पुत्र भी था, जिक्र किया गया है पाठ में कि बोदा सा था, सीधा सादा सा था, पुत्रवधू बहुत समझदार थी। और जब पुत्र की मृत्यु हुई तो बाल गोविंद भगत ने जो सभी जिस तरह के क्रियाकलाप करते हैं वैसा कुछ नहीं किया, बल्कि अपने पुत्र के मृत शरीर को चटाई पर लिटाया, जमीन पर उसके सिरहाने की तरफ दीपक जलाया, कुछ फूल बिखेरे और भक्ति गीत गाने लगे। पुत्रवधू रो रही थी, विलाप कर रही थी, तो उसको समझाया कि ये रोने का नहीं, ये उत्सव मनाने का समय है। क्यों? क्योंकि आत्मा परमात्मा से जाकर मिली है, विरहिणी अपने प्रिय से जाकर मिल गई है। और साथ साथ ये भी कहा, पुत्रवधू के भाइयों से क्या कहा कि इसे अपने साथ ले जाओ और इसका पुनर्विवाह करा दो। उस समय की बात है, सोचो, आज से करीब 100 वर्ष पहले की बातें हैं ये, उस समय की विचारधारा। क्योंकि बाल गोविंद भगत कबीर को ही अपना साहब मानते थे, अपना ईश्वर मानते थे, और उनके अनुसार ये जो समाज में तथाकथित जो परंपराएं हैं या रीति रिवाज हैं उनको बिल्कुल पसंद नहीं थे, इसको दिखावा मानते थे। जीवन की वास्तविकता और यथार्थता को ही वे सिर्फ मानते थे। तो बाल गोविंद भगत द्वारा अपने इकलौते पुत्र की मृत्यु के समय पुत्रवधू से कही गई बातों का क्या अर्थ निकलता है? जिस समय बाल गोविंद भगत के इकलौते पुत्र की मृत्यु हुई, उन्होंने अपनी पुत्रवधू से रोने को नहीं बल्कि उत्सव मनाने को कहा। उनकी इस बात का अर्थ यह निकलता है कि आत्मा परमात्मा से अलग होकर इस धरती पर आती है और अपने प्रेमी अर्थात परमात्मा के वियोग में तड़पती रहती है। जब मनुष्य की मृत्यु होती है तो आत्मा का परमात्मा से पुनर्मिलन हो जाता है। क्या कहा कि जब परमात्मा के से मनुष्य रूप में आत्मा आती है तो वो अपनी प्रेमी अर्थात प्रभु के लिए हमेशा तड़पती रहती है। ये भावनाओं का सागर है, भव सागर है। हम रिश्ते नातों में बंध जाते हैं, मनुष्य जीवन है, तो अक्सर रोना बिलखना ये स्वाभाविक है। परंतु भगत जी बिल्कुल इन सभी मान्यताओं को नहीं मानते थे और उन्होंने कहा कि आत्मा का परमात्मा में मिल जाना का तो उत्सव की बात है, विलाप करने का समय नहीं है। एक कहानी यह भी पाठ के आधार पर मन्नू भंडारी की मां के स्वभाव की विशेषताएं लिखिए। अब पिताजी की स्वभाव की विशेषताएं या उनकी जो अध्यापिका थी शीला अग्रवाल, उनकी विशेषताएं तो हमने बहुत पढ़ी हैं कि पिताजी स्वभाव से शक्की थे, लेकिन वो अपने बेटियों को कभी भी उन्होंने रसोई घर में जाने नहीं दिया, क्योंकि उनके अनुसार रसोई घर भटियार खाना कहते थे, जहाँ पर भट्टी तपती है, जहाँ पर प्रतिभाओं का नाश हो जाता है। वहीं पर उन्होंने अपनी माँ के बारे में ये बताया कि वो धरती से भी अधिक सहनशील थी। पिताजी का क्रोध या गुस्सा वो बस यूं ही सहती रहती थी, उन्हें लगता था कि ऐसा ही होता है। साथ ही साथ बच्चों की जिद को यूं ही समझती थी कि बच्चे ऐसे ही होंगे। तो इसलिए उन्होंने ये भी कहा है कि वे अपनी माँ को कभी अपना आदर्श नहीं बना पाई, परंतु हाँ, उनके प्रति उनकी गहरी संवेदनशीलता रही है। मन्नू भंडारी ने अपनी माँ के बारे में कहा है कि उनकी माँ अनपढ़ थी और अपने पति के क्रोध को चुपचाप अपना भाग्य मानकर सहती रहती थी। उनमें धरती से भी अधिक धैर्य एवं सहन शक्ति थी। उन्होंने अपने परिवार से कभी कुछ नहीं मांगा, बल्कि जहां तक हो सका दिया ही है। यही उनके स्वभाव की विशेषताएं हैं। अगला है, न्यूटन को संस्कृत मानव कहने के पीछे कौन से तर्क दिए गए हैं? संस्कृति पाठ, भदंत आनंद कौशल्यायन जी लेखक हैं। न्यूटन द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों एवं ज्ञान की कई दूसरी बारीकियों को जानने वाले लोग भी न्यूटन की तरह संस्कृत नहीं कहला सकते। क्यों? पता है हम इसका उत्तर कब दे पाएंगे बेटा? जब हमने ध्यानपूर्वक पाठ में निहित अर्थ को समझा है, अर्थात संस्कृति और सभ्यता, इनके सही अर्थ जाने हैं। क्योंकि ये दोनों शब्द प्रयोग तो बहुत किए जाते हैं, लेकिन इनके अर्थ सबको नहीं पता। जिसने ये पाठ सुना है, समझा है, वो भली बात ही जानता है कि संस्कृति का अर्थ है आविष्कार। ठीक है, अर्थात जिस व्यक्ति के द्वारा कोई आविष्कार किया गया, चाहे वो सुई धागे का आविष्कार हो, चाहे आग की आविष्कार हो, या फिर गुरुत्वाकर्षण जो न्यूटन ने खोजा था, ग्रेविटेशनल फोर्स, उसका आविष्कार हो,
तो एक संस्कृत मानव वही कहलाता है जिसने सबसे, आविष्कार मतलब इन्वेंशन, जो सबसे पहले हुआ हो। तो एक व्यक्ति जो अपने मस्तिष्क में सकारात्मक सोच के साथ कुछ नया आविष्कार करता है, वो संस्कृति कहलाती है। इतना ध्यान रखो कि सिर्फ नया काम करना ही संस्कृति नहीं है, बशर्ते कि मानसिकता क्या है, उस आविष्कार के पीछे की धारणा क्या है, क्या जन कल्याण की भावना है? यदि है तो संस्कृति होगी, और उस संस्कृति का पालन करना सभ्यता है। संस्कृति को और अधिक बढ़ाना, उसमें और अधिक सुधार करना, और अधिक विकास करना भी सभ्यता ही है। लेकिन सभ्यता भी कब सभ्यता है? जब वो जनहित में हो, जब वो सभी के कल्याण में हो। यदि किसी भी चीज का या किसी वस्तु का निर्माण नकारात्मक भाव के साथ किया जाएगा तो वो संस्कृति नहीं है, वो असंस्कृति कहलाएगी। उसी तरह से यदि आग का आविष्कार या सुई धागे का आविष्कार, या जैसे अभी कितना सारा कुछ हो गया, अणु बम, परमाणु बम, हथियार, औजार, सब कुछ, लेकिन यदि आत्म सुरक्षा और सबकी सुरक्षा की भावना मन में है और तब कहीं हथियार या औजारों का निर्माण किया जा रहा है, तो वो सभ्यता या संस्कृति के अंतर्गत आएगा। लेकिन यदि भावना विपरीत हुई तो वो असंस्कृति या असभ्यता होगा। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? चलो, तो न्यूटन को संस्कृत मानव कहने के पीछे कौन से तर्क दिए गए हैं? न्यूटन को संस्कृत मानव कहने के पीछे यह तर्क दिए हैं कि न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत अर्थात ग्रेविटेशनल फोर्स संबंधी नए तथ्य का दर्शन किया, और इस सिद्धांत की खोज की सबसे पहले एक एप्पल, कहते हैं ना, अरे भाई वो एप्पल गिरा और वो नीचे ही क्यों गिरा, न्यूटन ने उसकी खोज कर ली। इस सिद्धांत की खोज की, नई चीज की खोज करने के कारण न्यूटन संस्कृत मानव था। कुछ लोग जो न्यूटन की पीढ़ी के हैं, ये न्यूटन के सिद्धांत को जानने के अलावा अन्य बहुत सी बातों के बारे में भी जानकारी रखते हैं, जिनसे न्यूटन सर्वथा अनजान था, अनभिज्ञ था, परंतु उन्हें संस्कृत मानव नहीं कहा जा सकता, उनको सभ्य मानव ही कहा जाएगा, क्योंकि उन्होंने न्यूटन की भांति एक नए तथ्य का आविष्कार नहीं किया। ऐसे लोगों को संस्कृत मानव नहीं बल्कि सभ्य मानव कहा जाता है। ठीक है। प्रश्न 12वां है, पद्य पाठों के आधार पर निम्नलिखित 4 प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब अभी हमने क्या देखा था? 4 प्रश्न हमने कौन से देखे थे? गद्य पाठों से। अब हम देख रहे हैं पद्य पाठ, मतलब कविताओं में। कहा है परशुराम द्वारा लक्ष्मण से उनके फरसे की ओर देख लेने की बात कहने के पीछे उनका क्या उद्देश्य था? मेरे फरसे की तरफ देख। ये फरसा कोई साधारण फरसा नहीं है, ये वही फरसा है जिसने सहस्त्रबाहु की 1000 भुजाओं का खंडन किया था, अर्थात इस फरसे से डर, ये काल है साक्षात। परशुराम लक्ष्मण को भयभीत करने के उद्देश्य से सहस्त्रबाहु की भुजाओं को काटने वाले फरसे की ओर देखने के लिए कहते हैं, जिससे लक्ष्मण भयभीत होकर उनके क्रोध को जागृत कर बढ़ाने वाली व्यंग्योक्तियों को बोलना बंद कर दें, अन्यथा वे उनका वध कर देंगे। इसलिए उन्होंने बार बार कह रहे थे कि इस फरसे की ओर देख, ठीक है, ताकि लक्ष्मण उस फरसे के बारे में सुनकर भयभीत हो जाए और उनसे व्यंग ना करें। खा है बच्चा किसी को घूर कर क्यों देखता है? कवि बच्चे की ओर से आंखें फेर लेने को क्यों कहता है? घूर कर देखना मतलब एकटक, अनिमेष, लगातार, अपलक, बिना पलक झपकाए। तो छोटा सा बच्चा है, किसी अनजान व्यक्ति को देखता ही रहता है, घूर कर देखता रहता है जब तक भी वो वहां से चला ना जाए। तो कवि यही कहते हैं कि थक गए हो, आंख लूं मैं फेर। ठीक है। उत्तर, जब बच्चा पहली बार किसी को देखता है, जब बच्चा पहली बार किसी को देखता है तो वह उसे पहचान नहीं पाता और पहचान ना पाने के कारण उसे घूर कर देखता है। कवि बच्चे की ओर से आंखें फेर लेने के लिए इसलिए कहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि पहचान ना पाने के कारण बच्चा उसे लगातार घूर रहा है और जिसके कारण वो थक गया होगा, इसलिए कहते हैं आंख लूं मैं फेर, थक गए हो अनिमेष। अगला है, कवि ने बादल को क्या क्या कहा है और क्यों? कवि ने बादलों को कल्पना जैसे विस्तार के समान घने बाल वाले, नवजीवन देने वाले,
कवि के समान अज्ञात दिशा से आए अनंत के घन आदि कहा है। बादलों के हृदय में वज्र के समान विनाश और विध्वंस का उपकरण छिपा हुआ है ताकि नवीन सृष्टि का निर्माण हो सके, क्योंकि जहां विनाश है तो निर्माण है। ठीक है, विनाश और निर्माण है, निर्माण है तो विनाश है, विनाश है तो निर्माण है, अर्थात जीवन है तो मरण है, मरण है तो फिर जीवन है, सब कुछ वाइस वर्सा चलता रहता है। घा है यह कविता संगतकार के अतिरिक्त और किन व्यक्तियों का महत्व बताने के लिए लिखी गई है। संगतकार मतलब संगीत के क्षेत्र के अलावा मंगलेश डबराल जी ने और क्या बताया है, क्या सिर्फ संगीत के क्षेत्र में ही संगतकारों की सहायता की आवश्यकता होती है, या फिर संगीत में ही संगतकार हमारी सहायता करते हैं, या फिर अन्य क्षेत्र भी हैं जिनमें संगतकारों की आवश्यकता होती है। तो बिल्कुल यहाँ पर हर एक क्षेत्र में संगतकार के बिना हम कुछ नहीं कर सकते हैं, चाहे वो कोई सा भी क्षेत्र हो, शिक्षा का, अभिनय का, कला का, नृत्य का, लिखने का, हर एक क्षेत्र में संगतकार तो चाहिए, सहयोगी तो चाहिए। कवि ने संगतकार के महत्व को प्रतिपादित करते हुए दर्शाया है कि वह मुख्य गायक की सफलता के लिए कार्य करता है। इसी बहाने कवि ने उन व्यक्तियों का महत्व बताने के लिए भी यह कविता लिखी है जो अपना महत्व दिखाए बिना दूसरों को सफलता दिलाने के लिए दिन रात कार्य करते रहते हैं। समाज के हजारों लाखों सफल व्यक्तियों की सफलता के पीछे संगतकार जैसे उन व्यक्तियों का ही योगदान होता है, जैसे युद्ध क्षेत्र में सेनापति के साथ सिपाही, निर्माण कार्य में मिस्त्री के साथ मजदूर, फिल्मों में नायक के साथ छोटे छोटे कलाकार और अन्य लोग। हर एक क्षेत्र में संगतकार होते हैं। पहुंच चुके हैं हम 13वें प्रश्न पर, अपनी पूरक पाठ्य पुस्तिका कृतिका पर। तो कृतिका में है निम्नलिखित 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 के उत्तर लिखना है। 4-4 नंबर की बात है बेटा। का है फसल को काटने के बाद उसे बाल मंडली किस प्रकार ओसाती थी। बाद में बाबूजी आकर क्या प्रश्न करते थे। इस प्रश्न में निहित भाव को स्पष्ट करते हुए बताइए कि उस युग की बाल मंडली द्वारा खेले जाने वाले खेलों में कौन सी महत्वपूर्ण बात छुपी होती थी। सबसे पहले तो मुझे आप ये बताइए कि ये प्रश्न किस पाठ का है। कृतिका का पहला पाठ माता का अंचल, लिखा किसने है, शिव पूजन सहाय जी ने। वास्तविक नाम तारकेश्वर नाथ, बाबूजी क्या क्या कर बुलाते थे, भोलानाथ। और इसमें कब का वर्णन हुआ है, इसमें सन 1929-30 की ग्राम्य संस्कृति अर्थात ग्रामीण संस्कृति का वर्णन है। फसल को काटने के बाद बाल मंडली उसे एक जगह पर रखकर पैरों से रोंद डालती थी। इसके बाद बच्चे कसोरे मतलब मिट्टी का कटोरा का सूप बनाकर फसल उसाते, अनाज को हवा में उड़ाते। पहले जब थ्रेशर्स या जो कृषक जो अब उपकरण रखते हैं वो नहीं हुआ करते थे, तो एक मैंने भी देखा है कि एक इस तरह का रहता था लकड़ी का, ऐसे 3 पैर वाला, उस पर खड़े हो जाते थे और किसी डलिया या बड़ी से उसमें रखते थे, रौंद कर फसल को फिर उड़ाया जाता था। भूसा भूसा एक तरफ, अनाज एक तरफ, इस तरह से किया जाता था। तो वो भी ऐसे ही करते थे। तो क्या करते थे, अनाज को हवा में उड़ा दाने और भूसे से अलग करना और मिट्टी के दिए के तराजू पर तौलकर राशि तैयार करते थे। बाद में बाबूजी आकर प्रश्न करते कि इस साल की खेती कैसी रही भोलानाथ। बाबूजी के आते ही सारे बच्चे उनके प्रश्न का उत्तर बिना दिए ही भाग खड़े हो जाते थे। प्रस्तुत पाठ में वर्णित बाल मंडली द्वारा खेले जाने वाले खेलों में उस युग की छवि स्पष्ट नजर आती है। उस समय बच्चों के खेल अपने बड़ों के क्रियाकलापों से प्रभावित होते थे और अधिकांश खेल सामूहिक रूप से खेले जाते थे। इससे बच्चे खेल खेल में दैनिक जीवन उपयोगी कई बातें सीख जाते थे। इसके अतिरिक्त माता पिता या अन्य व्यक्ति भी बच्चों के खेल का हिस्सा बन जाते थे। इससे बड़ों और बच्चों के मध्य आत्मीय एवं घनिष्ठ संबंध स्थापित हो जाते थे, जिसका आधुनिक युग में नितांत अभाव नजर आता है। ऐसा अब नहीं है, क्योंकि सभी काम में इस तरह से इस कदर से व्यस्त हैं कि ना तो माता पिता के पास बच्चों के साथ खेलने का समय ही है और ना ही बच्चे भी घर से बाहर खेलते हैं या इस तरह के खेल खेलते हैं जैसे भोलानाथ और उनके मित्र खेला करते थे। ठीक है। खा है यात्राएं मनुष्य को यंत्रवत व भाव शून्य होती जीवन शैली से मुक्ति दिलाने में सहायक होती हैं। साना साना हाथ जोड़ी पाठ के आधार पर इस कथन के पक्ष या विपक्ष में अपने मत दीजिए। लेखिका कौन है?
मधु कांकरिया जी। ठीक है, लिखा है यात्राएं मनुष्य को यंत्रवत व भाव शून्य होती जीवन शैली से मुक्ति दिलाने में सहायक होती हैं। अर्थात यात्राएं करते रहना चाहिए, कभी कभी घूमने फिरने निकल जाना चाहिए। बिल्कुल सही है, क्योंकि जब हम कहीं घूमने फिरने जाते हैं तो हमारा माइंड एकदम फ्रेश हो जाता है और फिर से तरोताज़ा महसूस करते हैं। और जो भी संवेदनाएं हैं, जो भी भावनाएं हैं, जो भी नहीं कि भाई एग्जॉस्ट हो गए यार काम कर करके, तो थोड़ा सा हमें आराम सुकून भी महसूस होता है। साना साना हाथ जोड़ी में क्या बताया है लेखिका ने? यात्राएं मनुष्य को यंत्रवत, यंत्रवत मतलब पूरी तरह से मशीनीकरण में हम डूब गए हैं। भाव शून्य मतलब इमोशनलेस हो गए हैं, हम भावना शून्य हो गए हैं, संवेदना शून्य हो गए हैं। यंत्रवत मशीनी हो गए हैं, भावना शून्य मतलब कोई भी किसी के प्रति संवेदना नहीं बची है मन में। जो जीवन शैली है मुक्ति दिलाने में सहायक होती हैं यात्राएं। मैं इस कथन से पूर्णतः सहमत हूं। वर्तमान समय में शहरी जीवन की भागदौड़ और मनुष्य का अपनी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए निरंतर प्रयास करने की प्रक्रिया ने उसे एकाकी बना दिया है। सिर्फ वो एकाकी मतलब एकदम स्वार्थी कहें या फिर सेल्फ सेंटर्ड कहें कि मनुष्य सिर्फ खुद तक सीमित हो गया है, क्योंकि वो करे भी क्या? वो यदि कार्य नहीं करेगा, व्यस्त नहीं रहेगा तो जीवन कैसे चलेगा? परिवार की जिम्मेदारी कैसे निभा पाएगा? तो उसको एकदम एकाकी बना दिया है। आज उसका जीवन केवल स्वयं एवं अपने परिवार तक ही सिमट गया है, ये बिल्कुल सच्चाई है। उसमें निरंतर भाव शून्यता रूपी अवगुण बढ़ता जा रहा है। ऐसी नीरस होती जीवन शैली से मुक्ति दिलाने में यात्राएं बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तो अपनी जो गर्मियों की छुट्टियां हैं उनमें घूमने जरूर जाइएगा, हम भी जाएंगे, क्योंकि ये काम तो लगा ही रहता है। ऐसा ना हो कि हम भी मशीन की तरह ही हो जाएं, और अक्सर हम मशीन के गुलाम तो हो ही चुके हैं और उसके पीछे बहुत बड़ी जिम्मेदारियां भी होती हैं। साना साना हाथ जोड़ी पाठ में लेखिका का प्राकृतिक सौंदर्य से अभिभूत होकर, अर्थात हिमालय पर गिरी बर्फ, सतत प्रवाहमान झरने, सतत मतलब लगातार बहते झरने, अत्यंत वेग से गिरती तिस्ता नदी, वेग मतलब गति, स्पीड, तिस्ता नदी, प्रियुता व रोडोडेंड्रोन के महकते फूल इत्यादि प्राकृतिक सौंदर्य से आसक्त होकर यह सोचना कि जीवन का आनंद यही चलायमान सौंदर्य है। मतलब हम अक्सर प्रकृति की सुंदरता से वंचित रह रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम पूरी तरह से सिर्फ कर्म 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 मतलब पूरी तरह से मशीनीकरण में शामिल हो गए हैं। तो कभी कभी प्रकृति के साथ समय भी बिताना चाहिए। यह स्पष्ट करता है कि यात्राएं मनुष्य के जीवन में परिवर्तन लाने में सक्षम हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हिरोशिमा के बम विस्फोट में हुई क्षति को देखकर लेखक को कौन सी घटना याद आई? हिरोशिमा में हुए अणु बम विस्फोट के दुष्प्रभावों को पढ़कर भी लेखक कविता क्यों ना लिख सका? मैं क्यों लिखता हूं? अज्ञे, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे इनका पूरा नाम है। तो हिरोशिमा में अणु बम कब गिराया था, किसने गिराया था बताइए? जापान के हिरोशिमा में, अमेरिका द्वारा 6 अगस्त सन 1945 को। तो हिरोशिमा में अणु बम विस्फोट से निकली रेडियोधर्मी तरंगों ने असमय असंख्य लोगों को काल कवलित कर दिया, मौत के घाट उतार दिया। काल कवलित करना मतलब काल, यहां पर काल मतलब समय नहीं, काल मतलब मृत्यु के घाट उतार दिया। असमय अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए। लेखक ने उस विस्फोट का दुख भोगते हुए लोगों को देखा। यह देखकर भारत की पूर्वी सीमा की घटना याद आ गई कि कैसे सैनिक ब्रह्मपुत्र में बम फेंककर हजारों मछलियां मार देते थे, जबकि उनका काम थोड़ी सी मछलियों से चल सकता था। इससे जीवों का व्यर्थ ही विनाश हुआ था। तो जब हम कोई एक घटना या कोई एक नहीं कि अरे इसको देखते ही मुझे उसकी याद आ गई, तो ऐसा ही लेखक ने भी जब हिरोशिमा का दृश्य देखा तो उन्हें पूर्वी सीमा की घटना याद आ गई थी कि सैनिक कुछ मछलियों के चक्कर में कितनी सारी मछलियों को मार देते थे। यद्यपि लेखक विज्ञान का विद्यार्थी होने के कारण अणु, रेडियोधर्मी तत्व, रेडियोधर्मिता के प्रभाव आदि का सैद्धांतिक ज्ञान गहराई से रखते थे, इसके बाद भी हिरोशिमा में अणु बम गिरने और उसके परवर्ती प्रभावों का विवरण पढ़ने के बाद भी वह लेख आदि में तो कुछ लिख पाए पर कविता ना लिख सके, क्योंकि लेख लिखने के लिए बौद्धिक पकड़ की आवश्यकता होती है, जबकि
कविता के लिए अनुभूति के स्तर की विवशता। हिरोशिमा की घटना पढ़ने मात्र से उसके भीतर अनुभूति के स्तर की विवशता उत्पन्न ना हो सकी। और वो कब उत्पन्न हुई? जब उन्होंने चट्टान पर एक छाया देखी, एक आकृति देखी। तभी तो सहसा सूरज निकला, पूरब से नहीं, क्या पता कहां से, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण कहीं से भी। 14वें प्रश्न पर हम पहुंच चुके हैं। निम्नलिखित 3 विषयों में से किसी एक विषय पर हमें लिखना है सारगर्भित अनुच्छेद। 6 नंबर है बच्चे। पहला है विज्ञान की बढ़ती हुई लोकप्रियता। संकेत बिंदु दिए गए हैं। विज्ञापन की आवश्यकता, विज्ञापन की बढ़ती हुई लोकप्रियता, विज्ञापन मतलब एडवर्टाइजमेंट। दूसरा है विज्ञापनों से होने वाले लाभ। तीसरा है विज्ञापनों से होने वाली हानियां। तो हमें प्रस्तावना भी लिखना होगा कि किस तरह से हम इस प्रस्तावना में क्या लिखते हैं। जैसे अंग्रेजी में हम इंट्रोडक्शन लिखते हैं कि हम इसमें क्या बताने वाले हैं। चलो चलते हैं, किस तरह से लिखेंगे आप। विज्ञापन की बढ़ती हुई लोकप्रियता। आखिर विज्ञापनों में ऐसा क्या है जिसके कारण वो सब में प्रसिद्ध हो गए या प्रचलित हो गए या प्रिय हो गए? क्या विज्ञापनों की सहायता से किसी उत्पाद का जो विक्रय है अधिक बढ़ जाता है? आज के युग को विज्ञापनों का युग कहा जा सकता है। बिल्कुल, आज सभी जगह विज्ञापन ही विज्ञापन नजर आते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां एवं उत्पादक अपने उत्पाद एवं सेवा से संबंधित लुभावने विज्ञापन देखकर उसे लोकप्रिय बनाने का हर संभव प्रयास करते हैं। किसी नए उत्पाद के विषय में जानकारी देने, उसकी विशेषता एवं प्राप्ति स्थान आदि बताने के लिए विज्ञापन की आवश्यकता पड़ती है। विज्ञापनों के द्वारा किसी भी सूचना तथा उत्पाद की जानकारी, पूर्व में प्रचलित किसी उत्पाद में आने वाले बदलाव आदि की जानकारी सामान्य जनता को दी जा सकती है। विज्ञापन का उद्देश्य जनता को किसी भी उत्पाद एवं सेवा की सही सूचना देना है। लेकिन आज विज्ञापनों में अपने उत्पाद को सर्वोत्तम तथा दूसरों के उत्पादों को निकृष्ट कोटि का बताया जाता है। अक्सर अरे भाई, खुद को साबित करने के लिए दूसरों को नीचे गिराने की क्या आवश्यकता है? आपने ये अवश्य सुना होगा कि यदि ये जो 2 पंक्तियां हैं, हमें अपने आप को ऊंचा ले जाना है तो हमें आगे बढ़ना होगा ना। इसको हम कट करने के बारे में क्यों सोचते हैं कि इसको यहां से हटा दिया जाए या इसको यहां से काट दिया जाए? यदि हमें आगे जाना ही है तो हमें मेहनत करनी होगी। हम आगे जाएंगे तो वो अपने आप छोटा हो जाएगा। लेकिन विज्ञापनों में भी यही बताया जाता है कि हम अपनी वस्तु का प्रचार कर रहे हैं, साथ ही साथ दूसरे की वस्तु को निम्न कोटि का दिखा रहे हैं। ये कौन सी बात हुई? आजकल के विज्ञापन भ्रामक होते हैं तथा मनुष्य को अनावश्यक खरीदारी करने के लिए प्रेरित करते हैं। एक 12वीं कक्षा में आप हिंदी लेंगे तो उसमें बाजार दर्शन एक पाठ है, जैनेन्द्र जी ने लिखा है कि जब भी हम कभी बाजार जाएं तो हमें अपने मन को भरकर जाना चाहिए ताकि बाजार की गिरफ्त में ना आ जाएं। ठीक है। अतः विज्ञापनों का यह दायित्व बनता है कि वे ग्राहकों को लुभावने दृश्य दिखाकर गुमराह ना करें, बल्कि अपने उत्पाद के सही गुणों से परिचित कराएं। तभी उचित सामान ग्राहकों तक पहुंचेगा और विज्ञापन अपने लक्ष्य में सफल होगा। ठीक है। दूसरा है प्लास्टिक की दुनिया। संकेत बिंदु क्या है? प्लास्टिक का आविष्कार और इसका उपयोग। दूसरा है इसका प्लास्टिक के गुण एवं दोष और प्लास्टिक का पर्यावरण पर प्रभाव। हम सब जानते हैं कि प्लास्टिक पर्यावरण के लिए कितना हानिकारक है। प्लास्टिक जो नष्ट ही नहीं होता, जहां पर उसको जमीन में गाड़ दिया जाए वहां की मिट्टी ही बंजर बन जाती है। ऐसे में क्या करना चाहिए? प्लास्टिक का आविष्कार ड्यू बोयस एवं जॉन द्वारा किया गया था। प्लास्टिक का उपयोग मशीन के कल पुर्जों, पानी की टंकियों, दरवाजों, खिड़कियों, चप्पल, जूतों, रेडियो, टेलीविजन, वाहनों के हिस्सों आदि में किया जाता है, क्योंकि प्लास्टिक से बनी वस्तुएं आसानी से खराब नहीं होती। यदि किसी कारण ये टूट फूट जाए तो इन्हें फिर से बनाकर पुनः उपयोग में लाया जा सकता है। इनमें मनचाहा रंग मिलाकर इन्हें अधिक आकर्षक भी बनाया जा सकता है। यही कारण है कि प्लास्टिक से बने आकर्षक रंग बिरंगे फूल असली फूलों से अधिक लोकप्रिय हो रहे हैं, अधिक महंगे भी बिक रहे हैं और हाँ, खरीदे भी जा रहे हैं। आज लोगों को बाजार से सामान प्लास्टिक के बने आकर्षक थैलों में पैक करके मिलता है, तो प्लास्टिक जैसे एक आकर्षण की वस्तु भी बन गया है और जहां कहते हैं ना, जो दिखता है वही बिकता है।
तो प्लास्टिक ना तो आसानी से खराब होता है और उसको फिर से रिसाइकिल किया जा सकता है। जैसे कोई फूल है या घर की कोई सौंदर्य प्रसाधन है, उनको वॉश कर दिया जाए, धो दिया जाए तो फिर से वो नए जैसे हो जाते हैं। तो सोचते हैं ठीक है ना, मिट्टी के लेंगे तो टूट जाएंगे, फिर से पैसा खर्च करने पड़ेंगे, प्लास्टिक के ले लो, हमेशा के लिए फुर्सत। तो प्लास्टिक उपयोगी है, सस्ता भी है, इस कारण से प्लास्टिक ने अपनी जगह बहुत बना कर रखी है, लेकिन पर्यावरण के लिए बहुत खतरनाक है। यदि इसको जलाया जाए तो इसका जो धुआं है वो इतना विषैला है कि वो मनुष्य और हर एक प्राणी के लिए घातक है, जानलेवा है। क्या करें ऐसे में? चलो और देख। इसके अनेक उपयोग के बावजूद प्लास्टिक से बनी वस्तुओं से पर्यावरण बुरी तरह दुष्प्रभावित हो रहा है। प्लास्टिक कभी ना गलने सड़ने वाला पदार्थ है, ना कभी गलता ना कभी सड़ता, जिसके कारण भूमि, जल, पर्यावरण आदि अत्यधिक प्रदूषित हो रहे हैं। अतः हमें प्लास्टिक का कम से कम उपयोग करना चाहिए ताकि पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाया जा सके। ठीक है, देखते हैं तीसरा क्या है। ग है वस्तु एवं सेवा कर। संकेत है उद्देश्य, प्रक्रिया और लाभ। हमारे देश में वर्ष 1991 से कर सुधारों की जिस प्रक्रिया की शुरुआत हुई है, उसका उद्देश्य पूरे देश में वस्तुओं एवं सेवाओं पर एक समान कर प्रणाली को लागू करना है। कर मतलब जानते हो ना बेटे, कर मतलब टैक्स की बात की जा रही है। कर मतलब हाथ भी होता है, कर मतलब क्रिया भी होता है। ठीक है, तो यहां पर बात की जा रही है टैक्स की, जिसके करारोपण की प्रक्रिया को सहज और सरल बनाते हुए कर प्रणाली की जटिलता को कम किया जा सकता है। इसके एक ओर जहां भारत में बेहतर प्रतिस्पर्धात्मक मतलब जो आपसी होड़ है, कंपटीशन है, व्यवसायिक माहौल बनाने में आसानी होगी, वहीं दूसरी ओर इससे सरकार के राजस्व में तीव्र वृद्धि की संभावना भी होगी। वस्तु एवं सेवा कर वस्तु एवं सेवाओं पर लगाया जाने वाला एक एकीकृत अप्रत्यक्ष कर है, जिसमें केंद्रीय उत्पाद शुल्क, राज्य स्तरीय वैट, चुंगी, क्रय कर, विलासिता कर, मनोरंजन शुल्क, सेवा कर आदि शामिल है। वस्तु एवं सेवा कर का आरोपण आपूर्ति एवं उपयोग के अंतिम चरण पर किया जाएगा। यह कर मूल्यवर्धन के प्रत्येक स्तर पर अनिवार्य रूप से लगाया जाएगा। इसमें प्रत्येक चरण पर किसी भी आपूर्तिकर्ता को टैक्स क्रेडिट सिस्टम के माध्यम से इसकी भरपाई करवाने की अनुमति होती है। वस्तु एवं सेवा कर से होने वाले लाभों को देखा जाए तो यह प्रारंभिक स्तर पर वर्तमान कर प्रणाली को सरल, पारदर्शी, सुसंगत व प्रभावी बनाएगा। इससे करारोपण एवं कर वसूली दोनों स्तरों पर जटिल प्रक्रियाओं एवं नियम विनियमों के जंजाल से छुटकारा मिल सकेगा। एकीकृत कर प्रणाली दोहरे करारोपण कर आरोपण से भी ग्राहकों को मुक्ति दिलाने में सक्षम है। इससे ग्राहक एक ओर जहां इंस्पेक्टर राज से निजात पा सकेंगे, वहीं कीमतों में होने वाली वृद्धि से भी बच पाएंगे। अब हम चलते हैं 15वें प्रश्न पर। आपके मोहल्ले में विगत 1 माह से चोरी की वारदातें होती आ रही हैं। थाना अध्यक्ष महोदय को कई पत्र लिखने पर कोई सुधार नहीं हुआ, अतः आपने जिले के पुलिस अधीक्षक आयुक्त महोदय को पत्र लिखकर तुरंत कार्रवाई करने हेतु प्रार्थना कीजिए। औपचारिक पत्र है, औपचारिक पत्र हो या अनौपचारिक पत्र हो, हमें ये जो हमारी उत्तर पुस्तिका रहेगी उसके दाईं तरफ से ही शुरुआत करना है। और हमेशा मैं ये कहूंगी कि पत्र को आप नए पेज से ही शुरू करना, चाहे वो अनौपचारिक लिखें या औपचारिक लिखें, नए पेज से शुरू करिएगा और दाईं ओर से स्टार्ट कीजिएगा। औपचारिक पत्र में विषय कंपलसरीली लिखना ही है, विषय यहां पर दिया जाता है, उसका संक्षिप्त रूप यहां पर लिख दिया जाता है। श्रीमान थाना अध्यक्ष महोदय, सिविल लाइंस मुरादाबाद, दिनांक 14/3/2020 या 22 जो भी लिखें। विषय मोहल्ले में अपराधों की रोकथाम हेतु। महोदय, मुझे बहुत ही खेद के साथ लिखने के लिए विवश होना पड़ रहा है कि पिछले 1 माह से हमारे क्षेत्र में अपराधों की संख्या में एकाएक तेजी आ गई है। चोरी की घटनाएं अत्यधिक बढ़ गई हैं। हर दिन कार, स्कूटर चोरी हो रहे हैं। हमारे क्षेत्र के कई घरों में चोरी की घटनाएं हो चुकी हैं।
दिन दहाड़े चलते हुए राहगीरों को लूटा जा रहा है तथा विरोध करने पर गोली मार दी जा रही है। पिछले ही सप्ताह एक 60 वर्ष के बुजुर्ग से उसकी पेंशन के 2000 रुपए लूटकर उन्हें बुरी तरह घायल कर दिया गया। महिलाओं के गले से चेन खींचने और पर्स आदि छीनकर भागने की घटनाएं तो आम हो गई हैं। इन सब से हमारे क्षेत्र में बुरी तरह भय व्याप्त हो गया है। आपसे विनम्र निवेदन है कि विषय की गंभीरता को देखते हुए मोहल्ले के निवासियों के लिए पर्याप्त सुरक्षा का प्रबंध करें और इस क्षेत्र में पुलिस की गश्त बढ़वाने की कृपा करें ताकि बढ़ते हुए अपराधों पर रोक लगाई जा सके। धन्यवाद। प्रार्थी। प्रार्थना पत्र है तो प्रार्थी या भवती है, कुछ भी लिख सकते हैं। नाम नहीं दिया है इसलिए काखागा। यदि नाम दिया हो तो आप वहां पर नाम लिख सकते हैं, यदि नाम नहीं दिया है तो नाम मत लिखिएगा, काखागा। ठीक है, अब देखते हैं इसके अथवा में क्या दिया है। कुछ ही समय पूर्व संपन्न हुए विधानसभा चुनावों में आपके मामा जी द्वारा चुनाव जीतने पर क्षेत्र के मतदाताओं की अपेक्षाओं पर खरा उतरने की कामना करते उन्हें बधाई पत्र लिखिए। अनौपचारिक पत्र है। शुरुआत तो दाईं ओर से ही की जाएगी, नए पेज से ही की जाएगी। नवाबगंज कानपुर, दिनांक 22 मार्च 2022। पूजनीय मामा जी, सादर प्रणाम। विधानसभा का चुनाव जीतने पर मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई। आपने विधानसभा का चुनाव पहली बार जीता है। आप अपने क्षेत्र के सम्मानीय व्यक्ति बन गए हैं। इससे न केवल आपका ही सम्मान बढ़ा है बल्कि हमें भी उतना ही सम्मान मिला है। पूज्य मामा जी, विधायक बनने से आपको न केवल सम्मान मिला है बल्कि इस क्षेत्र के लोगों की आकांक्षाओं पर खरा उतरने की जिम्मेदारी भी आप पर आ गई है। आपने अपने प्रतिद्वंदी उम्मीदवार को 50,000 से अधिक वोटों से पराजित किया है। इससे आपको यह समझ लेना चाहिए कि क्षेत्र की जनता ने आप पर बहुत अधिक विश्वास किया है। आपको उस विश्वास को बनाए रखना है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इस कसौटी पर आप खरे उतरें और अपने क्षेत्रवासियों का दिल अपने कार्य और व्यवहार से जीत लें। आपका भांजा, नाम नहीं दिया था इसलिए काखागा। चलते हैं 16वें प्रश्न पर। उच्च शिक्षा हेतु स्कॉलरशिप प्राप्त करने के लिए एक बायोडाटा तैयार कीजिए जिसको स्ववृत्त कहते हैं। नाम अजय, पिता का नाम श्री अक्षय, माता का नाम श्रीमती नीरा, जन्म तिथि 4/12/1990, वर्तमान पता 65 विकास नगर पानीपत, स्थानीय पता भी जैसे हम लिखते हैं सेम ऐसे वही, टेलीफोन 0181 458 7521, मोबाइल नंबर 9458744000 और जो भी लिखें। ईमेल ajay234@gmail.com। शैक्षणिक योग्यताएं याद रखिए 1 2 3 4 5 6 कॉलम्स आपको बनाना है। सबसे पहला जो कॉलम रहेगा वो क्रमांक का रहेगा, सीरियल नंबर का सबसे छोटा, फिर परीक्षा या डिप्लोमा, फिर बोर्ड, विषय, श्रेणी, प्रतिशत। सबसे पहला क्रमांक या जो परीक्षा है, फिर बोर्ड, बोर्ड के बाद विषय, विषय के बाद श्रेणी और प्रतिशत। 10वीं सीबीएसई हिंदी अंग्रेजी साइंस संस्कृत प्रथम 88%, 12वीं सीबीएसई हिंदी अंग्रेजी संस्कृत गणित संगीत प्रथम 91%, स्नातक मतलब ग्रेजुएशन पंजाब विश्वविद्यालय हिंदी अंग्रेजी संस्कृत गणित प्रथम 93%। अन्य संबंधित योग्यताएं, पहला है कंप्यूटर का अच्छा ज्ञान, दूसरा है अंग्रेजी व्याकरण का अच्छा ज्ञान, हस्ताक्षर अजय, तिथि मतलब तारीख लिख दी। अथवा आपके शहर में बढ़ रही संचारी रोग के कारण नगरवासी बीमार हैं, इस पर चिंता व्यक्त करते हुए स्वास्थ्य अधिकारी को ईमेल लिखिए। तो ईमेल लेखन भी आप इसी तरह से बॉक्स बनाएंगे to cmo@gmail.com। सब्जेक्ट शहर में बढ़ रही, हाँ इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं बेटा, ठीक है। महोदय, प्रेषक या प्रेषित भी लिख सकते हैं। हमारे शहर में इन दिनों संचारी रोग जैसे मलेरिया, डेंगू, वायरल बुखार का प्रकोप बढ़ गया है। बारिश के बाद इस तरह के रोगियों की संख्या बढ़ रही है, यह चिंता का विषय है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि कृपया संचारी रोगों से बचाव संबंधी दिशा निर्देश शहर में विभिन्न माध्यमों द्वारा जारी करें। इसके साथ ही संचारी रोगों से बचाव के नियमों की कड़ाई से पालन कराया जाए। गली मोहल्लों में जल भराव के कारण गड्ढों में मच्छर पनपते हैं, उचित सफाई व्यवस्था कराकर इन गड्ढों को पाटने का अभियान चलाना चाहिए। पाटना मतलब भरना। इसके साथ ही सफाई की व्यवस्था करानी चाहिए और मच्छर मारने की फॉगिंग मशीनें शहर के सभी मोहल्ले में भेजना चाहिए।
आपसे विनम्र अनुरोध है कि शहरवासियों की स्वास्थ्य समस्या को ध्यान में रखते हुए उचित कार्यवाही करें और डेंगू, मलेरिया इत्यादि जैसे संचारी बीमारियों की रोकथाम के लिए उचित कदम उठाएं। धन्यवाद। भवदीय आभासा। 17वां प्रश्न, आपका छोटा भाई 1 महीने से लापता है। आपको ढूंढने हेतु अखबार में देने के लिए 25 से 50 शब्दों में विज्ञापन तैयार करना है। गुमशुदा की तलाश। मेरा छोटा भाई, जिसका नाम अरुण वर्मा है, पिछले 1 महीने से लापता है। अंतिम बार वह आदर्श नगर पार्क के पास देखा गया था। जिस किसी व्यक्ति को मिले शीघ्र सूचित करें। अब उसकी पहचान बतानी होगी। आयु 7 वर्ष, कद 3 फीट 2 इंच, रंग गोरा, काली पैंट और सफेद टी शर्ट पहने हुए। पता बताने वाले व्यक्ति को 5000 रुपए इनाम दिया जाएगा। संपर्क B151 आदर्श नगर, दिल्ली। फोन नंबर 97117000 या 57 जो भी लिखें। अथवा पिताजी की मृत्यु का समाचार देते हुए एक शोक संदेश लिखिए, या तो विज्ञापन या संदेश, लेकिन आपको सबकी प्रैक्टिस करना है। दिनांक 15 मई 2020, समय 1 बजे मध्याह्न। समय आप इस साइड भी लिख सकते हैं। मान्यवर, अत्यंत दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि पिताजी अरुण तिवारी का स्वर्गवास दिनांक 10 मई 2020 रविवार को हो गया था। उनकी आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध का आयोजन 23 मई शनिवार को सुनिश्चित किया गया है। अतः आपसे निवेदन है कि आप इस अवसर पर आकर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना कर हमें कृतार्थ करें। शोक संतप्त अजय तिवारी तथा समस्त परिवार। इस तरह से संदेश लिखना है। संदेश को बॉक्स के अंदर, विज्ञापन को बॉक्स के अंदर, ईमेल को बॉक्स के अंदर। इस तरह से आप ये ध्यान में रखिएगा। ये सभी, जैसे कि ये जो आपकी आंसर शीट रहेगी, बॉक्स भी जैसे ये मार्जिन रहेगा, तो अच्छा सा बॉक्स बनाना, छोटा सा मत बनाना, कंजूसी मत करना। अक्सर मैंने क्या देखा है, प्री बोर्ड में बच्चे विज्ञापन भी लिख रहे हैं तो ये आंसर शीट इतना सा छोटा सा बॉक्स बनाकर उसके अंदर लिख रहे हैं। नहीं करना बेटा। और दूसरा मैंने क्या देखा, जो MCQs वाले हैं आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न, उसमें 1 2 3 4 लिख दिए, वहीं से लाइन 4 5 6 लिख दी। मत करो ना, आप बहुत अच्छे से साफ सुथरी लिखावट में लिखो। छोटी छोटी लिखावट मत लिखिएगा, साफ सुथरी लिखावट लिखिएगा और सोच समझ कर उत्तर लिखिएगा। काटा पीटी मत करिएगा बेटा। और प्रयास कीजिए कि जिस तरह से आपका क्रमांक दिया है उसी तरह से प्रश्नों को हल करें। ऐसा मत करना कि खंड का में ही खंड खा के भी शामिल कर दिए, खंड खा के उत्तरों में खंड का के उत्तर शामिल कर दिए। खंड का को पहले पूरा करो, नहीं आ रहा है उस प्रश्न का उत्तर, नंबर, प्रश्न संख्या डालकर उतनी जगह छोड़ दो, जब आ जाएगा तब लिख लेना, ठीक है। लेकिन ऐसा मत करना कि खंड का खंड खा में दोनों हौच पौच मचाया। फिर जो चेक करते हैं उनका दिमाग फिर अजीब सा हो जाता है और अंक कटने की पूरी संभावना रहती है। बहुत अच्छे से आपको साफ सुथरी लिखावट में लिखना है और अच्छे से अपनी परीक्षा को देना है। मेरी शुभकामनाएं, बहुत सारी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं। आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि मेरे बच्चे बहुत अच्छी हिंदी परीक्षा देकर आएंगे और जब परिणाम आएगा तो धूम मचाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑल द